जी सामकुरन वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ बुल्स एंड बियर्स। इस वीक में देखा जाए तो हमारी जो स्टॉक मार्केट है उसमें तकरीबन प्लस 0.3% इस वीक में परफॉर्म किया है। काफी हद तक थोड़ी सी रेंज बाउंड रही है, थोड़ा सा आप कह लेंगे ऊपर इसकी इस वीक में थोड़ा सा ऊपर ही रही है। लेकिन जो गुड थिंग है कि जो हमने लास्ट टाइम आप लोगों को जो टॉप पिक्स बताई थी उन्होंने काफी बेहतरीन परफॉर्म किया है। और ये होती है स्किल्स, ये होता है थोड़ा सा आप कह लें टैलेंट कह लें कि जब भी आप टेक्निकली आप अच्छा इसको देख रहे होते हैं, फंडामेंटली भी आपको पता होता है कि अगर कंपनीज अच्छी हैं तो आपके जो रिजल्ट्स होते हैं वो बहुत जबरदस्त आते हैं। अच्छा, ये पाकिस्तान मार्केट तो बहुत जबरदस्त परफॉर्म कर रही है अभी भी पिछले कुछ अरसे से। लेकिन जो आपकी स्टॉक यूएस की मार्केट है वो अभी काफी हद तक आप देख रहे होंगे कि बेरिश चल रही है। काफी हद तक उसमें सिनेरियोज है थोड़ा डिफरेंट भी है। उसकी रीजन दो तीन वजूहत ये हैं कि आपकी एक तो एफएमसी के जो मेंबर्स हैं वो काफी हद तक अभी भी ये कह रहे हैं कि आपका जो दिसंबर का जो मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है उसमें हम इंटरेस्ट रेट को कट नहीं करेंगे। ये आज से 2 महीने पहले जो है तकरीबन 100% प्रोबेबिलिटी हो चुकी हुई थी। और ये मैं आगे भी आप लोगों को दिखाता भी हूँ कि फेडरल मॉनेटरी टूल एक होता है जिससे पता लगता है कि आपके इंटरेस्ट रेट जो है वो कट होंगे या नहीं होंगे। तो ये 100% तक तकरीबन प्रोबेबिलिटी चली गई हुई थी कि दिसंबर में इंटरेस्ट रेट कट होंगे। इस टाइम पे वो तकरीबन प्रोबेबिलिटी 30% पे आ गई हुई है। यानी कि जो मार्केट है वो ये देख रही है कि हो सकता है कि दिसंबर में अभी इंटरेस्ट रेट कट्स ना आए। ठीक है, दूसरे एंड से एक और बहुत बड़ी मेजर डेवलपमेंट जो है आप पॉजिटिव न्यूज कह लें वो ये है कि पूरी दुनिया जो है वो एनवीडिया के जो रिजल्ट्स है उसको देख रही थी। एनवीडिया के जो रिजल्ट्स हैं वो काफी जबरदस्त आए हैं। आपकी जो ईपीएस थी वो तकरीबन 1.25 ईपीएस एक्सपेक्टेड थी लेकिन आई है 1.3। और जो आपकी सेल्स थी वो तकरीबन 54 बिलियन मार्केट एक्सपेक्ट करी थी कि इतनी इस दफा क्वार्टर पे आएगी। और इतनी 57 बिलियन जो है वो इस टाइम पे आई है। और एनवीडिया ये कह रहा है कि आने वाले क्वार्टर के अंदर वी आर एक्सपेक्टिंग ये तकरीबन 65 बिलियन तक आपकी ये जा सकती है। ठीक है, सो ये दो तीन डेवलपमेंट्स हैं, कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है, जिसकी वजह से मार्केट अभी जो है वो एक आपको बेरिश पहले ऊपर जाती हुई नजर आई थी, फिर जो एफएमसी के मेंबर ने उसको थोड़ा सा बेरिश स्टांस दिया जिसकी वजह से वो थोड़ी सी नीचे आई। और अभी आगे देखते हैं कि दिसंबर में कट्स कैसे रहेंगे, उसकी बेस के ऊपर आप लोगों को रैली नजर आ सकती है। ठीक है, अच्छा बुल्स एंड बियर्स फॉर्मेट जो है यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने नजर आ रहा होगा। टॉप डेवलपमेंट्स मैं अपने एंड पे शेयर करता हूँ, फिर उसके बाद जो है मार्केट रीकैप एंड स्क्रिप्ट्स की परफॉर्मेंस जो है वो फराज अपने एंड पे शेयर कर रहा होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड फंडामेंटल्स मैं अपने एंड पे शेयर करता हूँ। फिर हमारी जो टॉप स्क्रिप्ट्स ऑफ द वीक होती है टेक्निकली फराज उसको कवर कर रहा होता है, फंडामेंटली मैं अपने एंड पे कवर कर रहा होता हूँ। फिर ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट जो है वो अगेन मैं और फराज दोनों कवर करते हैं। गोल्ड एंड फॉरेक्स या आपकी जो स्टॉक मार्केट है नैस्डैक की उसको भी अगेन मैं और फराज कवर करते हैं। एंड लास्ट जो है क्रिप्टो, उसमें सलमान फंडामेंटली इसको कवर कर रहे होते हैं और फराज जो है अपने एंड पे टेक्निकली इसको कवर कर रहे होते हैं। चलिए फराज की तरफ चलते हैं और इस दफा जो मार्केट की परफॉर्मेंस है उसको भी देख लेते हैं। जी फराज कैसे हैं आप, और थोड़ा सा मार्केट का भी परफॉर्मेंस का बता दें। जी हमारा अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताइएगा मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी बिल्कुल हो रही है। अच्छा, हम कुछ जो रीसेंट पास्ट में हमने जो जो एनालिसिस किए उनमें से जिनकी टारगेट्स हिट हो रहे हैं उनको एक दफ़ा देख लेते हैं। सबसे पहले लॉर्ड कैंप 19 सितंबर को बताया था और इसके टारगेट्स बताए हुए थे कि फर्स्ट ये 29 पर जाएगा, फिर 33 पे जाएगा। सो ये पावर होती है होल्डिंग की कि आपकी एनालिसिस अगर आप स्ट्रिक्ट रहें ट्रेड प्लान के ऊपर, सो वही बॉटम था और उसके बाद से हमने देखा कि ये अपने टारगेट्स को जाके हिट कर गया है। सो स्टिल ये परफॉर्म कर रहा है और मेरे ख्याल में अपने सेकंड टारगेट को भी जाके हिट करेगा। इसी तरीके से अक्टूबर, मिड ऑफ अक्टूबर में जीसीआईएल का बताया था अराउंड 2890 28.9 के करीब के ये यहाँ से बढ़ जाएगा और इसके हमने जो इनिशियल टारगेट्स रखे हुए थे 36 के रखे हुए थे, ये भी परफॉर्म कर गया और ये इसने अब जाके 39 पॉइंट समथिंग के हाइस को टेस्ट किया है। उसके बाद फिर आईसीएल ये 160 के करीब था, उसमें ये कहा गया था कि जब ये नीचे आएगा इस जोन में 125 से 130 के दरमियान उस टाइम बाय करें, दोबारा ये 160 को जाएगा। सो इसने वैसे ही परफॉर्म किया, पहले नीचे आया और उसके बाद फिर उसी जोन को टेस्ट करने के बाद सीधा जाके उन टारगेट्स को फिर से हिट किया। पीटीसी लास्ट टाइम बताया था कि ये एक अच्छी सपोर्ट जोन पर है, 33-34 के करीब इधर से बाय करें। सो ये 42 तक जा सकता है। सो इसने फर्स्ट टारगेट जो 37 के थे उसको हिट कर दिया है। सो ये भी बहुत बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करके गया। पीआईए का भी यही कहा था अच्छे सपोर्ट जोन पर है, 28-29 के करीब यहाँ से बढ़ जाएगा और इसका 33 फर्स्ट टारगेट और फिर 40 के करीब सेकंड टारगेट और 33 फर्स्ट टारगेट इसने जाके हिट कर दिया। जीजीएल लास्ट वीक बताया था कि ये बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, सो यहाँ से बाय कर सकते हैं 23-24 के करीब और फर्स्ट टारगेट्स के 26, सेकंड टारगेट 28.3 परफेक्टली जाके प्ले करके गया
उसी तरीके से ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर बात करें, नैस्डैक यहाँ कहीं ट्रेड हो रहा था 25,400 के करीब, तो मैंने ये सजेस्ट किया था कि 24,000 या 24,200 पे आएगा तो फिर बाय कीजिएगा। कल हमने देखा है बड़ा मैसिव ड्रॉप आया, उसी जोन को टेस्ट कर रहा है राइट नाउ। अभी इस टाइम उसी जोन के ऊपर ही ट्रेड हो रहा है, सो इसके ऊपर एनालिसिस करते हैं वहाँ से कि आगे फर्दर ये क्या करेगा। सो ओवरऑल अच्छा वीक रहा। बाकी जो भी ट्रेड प्लान्स आप लोगों को बताए जाते हैं वो स्टिल इंटैक्ट हैं, अगर उनके SLOTP ना हिट हो। सो उन्हीं ट्रेड प्लान्स को फॉलो करें, उन एपिसोड्स को जाके एक दफ़ा फिर से देख लें जो आपके पास होल्डिंग्स हैं। अगर उनके एसएल्स नहीं हिट हो रहे सो स्टिल वो होल्ड पोजीशन है और इंतज़ार करें, जाके आपके टारगेट्स हिट हो जाएंगे इंशाल्लाह। सो ओवरऑल अच्छा वीक रहा मार। जबरदस्त हो गया। अच्छा फराज, मेरे एंड से ना एक क्वेश्चन है आपके लिए। अभी रिसेंटली हमने देखा है इस वीक के अंदर जीजीएल और जीसीआईएल का बेसिकली जॉइंट वेंचर हुआ है मारी के साथ, और ये एक जो वेस्ट का जो इनका गैस का है उसके प्रोडक्ट्स नए बनाने लगे हैं, और ये एक डेवलपमेंट काफी हद तक कंपनी के लिए फायदेमंद हो सकती है। ठीक है, अच्छा आपके पास जब आपने ग्राफ में इसको शेयर किया था और बताया था तो उस टाइम तक ये न्यूज नहीं आई भी थी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप बताएंगे टेक्निकल एनालिसिस जो है ये कितना हद तक आपको यहाँ पे फायदा दे सकता है कि आपको पहले से एक आइडिया मिल रहा होता है, तो ये क्या पीछे साइंस होती है कि जिसकी बेस पे आपको पहले से एक आइडिया हो सकता है? देखिए टेक्निकल्स, जब आप बहुत ज़्यादा आसान लफ्ज़ों में जब करेक्ट होके ये नीचे आ गया था ना, तो यहाँ पे टेक्निकली सिंगल टॉप नहीं था, इसमें बाउंस एक्सपेक्ट हम कर रहे थे कि यहाँ से बाउंस आ जाएगा। इसमें जीजीएल की बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता था कि इसकी कोई न्यूज़ आने वाली है, मेरे पास कोई इनसाइट नहीं थी। सो टेक्निकली यहाँ पे ना ग्रेजुअली आपको कंसोलिडेशन या एक्यूमुलेशन नज़र आ रही थी, ये बेसिकली आपका ट्रेंड का कंटिन्यूशन का पैटर्न था। तो इसका ये मतलब है कि जब ये इतना करेक्ट हो गया तो यहाँ पे एक अच्छी एंट्री बनती है बाइंग की। नो डाउट उस न्यूज़ ने एज अ कैटलिस्ट एक्ट किया और उसके बाद ये एकदम से कैप हुआ और जाके हमारे टारगेट्स को हिट किया, और यही कहानी फिर जीसीआई में हुई। सो अक्सर मैं कहता हूँ टेक्निकल चार्ट्स या टेक्निकल एनालिस्ट जो होते हैं उनको ये कहना चाहिए, शो मी द चार्ट आई विल टेल यू द न्यूज़। तो चार्ट्स के ऊपर जो पहले से ही आपको बाइंग होना या सेलिंग होना नज़र आ जाती है डाइवर्जेंस की शक्ल में या कंटिन्यूशन पैटर्न्स की शक्ल में, यही एक स्किल है जिसके ऊपर आप अच्छी एंट्री ले सकते हैं। रिमेंबर वन थिंग, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ के ऊपर अगर आप टेक्निकल अप्लाई कर रहे होंगे ना, सो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। अब जीजीएल आपके इन्वेस्टर जीनी मॉडल में भी काफ़ी टाइम से आया हुआ है, और हम इसको पूरे साल ही डिस्कस करते हुए आ रहे हैं पिछले साल से, जब ये 10 रुपये का था कि ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाएगा। वहाँ से 10 रुपये से लेके ये 30 तक हो गया, और हमारे पास हमने इस बुल्स एंड बेयर्स की एपिसोड्स में ही कम से कम 4 से 5 दफ़ा इसको डिस्कस करके इनकी अच्छी जगह पे एंट्री कराई और अच्छी जगह पे एग्जिट कराया। सो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ को अगर आप टेक्निकली प्ले कर रहे होते हैं उसके रिजल्ट्स फिर बहुत ही अच्छे आते हैं। परफेक्ट हो गया। अच्छा अब यहाँ पे अगेन फराज ने मेंशन भी कर दिया, बहुत ज्यादा लोग मुझे कमेंट कर रहे होते हैं कि आप इन्वेस्टर जीनी का नहीं बताते हैं कि कौन सी कंपनीज आ रही होती है। हम इन्वेस्टर जीनी का भी बता रहे होते हैं। सो दिस इज अगेन माय मॉडल। मैं कई दफा इसके रिजल्ट्स आप लोगों को दिखा भी चुका हूँ। जब भी हम कोई स्टॉक डिस्कस कर रहे होते हैं, मैं अगर वो मेरे टॉप 10% ऑफ द स्टॉक मार्केट, अगर वो मेरे पास बिजनेस एज अ बिजनेस अच्छा शो हो रहा है तो मैं ऑलरेडी इसमें बता देता हूँ कि जीजीएल जो है, जैसे लेट्स सपोज ये अप्रैल मार्च में मेरे पास ये इन्वेस्टर जीनी मेरे मॉडल में आ चुका था, उसके बाद से इसकी परफॉर्मेंस आप लोग देख रहे हैं बहुत जबरदस्त हो रही है। तो यही तरीकेकार होता है कि अगर आप बैक एंड पे अच्छे तरीके से एक कंपनी का एनालिसिस कर लें तो आप फंडामेंटली उस पर देख सकते हैं कि बेहतरी आ सकती है। मैं यहाँ पे बुल्स एंड बियर्स में लाजमी बता रहा होता हूँ, थोड़ा सा आप लोग सही तरीके से जब टेक्निकली देख रहे होते हैं तो जब मैं मेंशन करूं तो लाजमी आप उसको भी सुन लिया करें। ठीक है, चलें लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स इस दफा की मैक्रो इकोनॉमिक्स, और यहाँ पे मैं जरा स्क्रीन अपनी शेयर कर देता हूँ। अच्छा यहाँ पे अनाउंसमेंट भी एक मैं करता चलूँ, जैसे कि टेक्निकल एनालिसिस आप लोगों ने देखा, फराज ने बेहतरीन कर रहा है। फंडामेंटल एनालिसिस में अपने एंड पे भी जो इन्वेस्टर जीनी के रिजल्ट्स दिखा रहा होता हूँ, या जो मेरी टॉप 25 पिक्स भी हैं उनको भी दिखा रहा होता हूँ। तो ये आप लोग कोर्स में भी खुद से सीख सकते हो। इस टाइम पे भी हमारी रजिस्ट्रेशन दोनों कोर्सेज की ओपन है, यू कैन गो देयर एंड रजिस्टर फॉर द कोर्स। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये मेरी टॉप 25 पिक्स की जो रिजल्ट्स हैं, ये सारे वो हैं। ये 26 दिसंबर हमने लास्ट ईयर जो कॉल्स दी थी, इस टाइम पे अगर आप देख रहे हो तो मेरी जो कॉल्स हैं वो तकरीबन आपके सारे म्यूचुअल फंड्स को बीट कर रही है। ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि आपके पाकिस्तान के अंदर आप जो बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है आप उसको भी बीट कर पाओ। ये खैर आप लोग इसके रिजल्ट्स खुद से भी जाके वो सारे स्टॉक्स को देख सकते हैं किसकी क्या क्या परफॉर्मेंस रही है। लेकिन दिस इज अ सिनेरियो जो आप देख सकते हैं। ओवरऑल केएससी इंडेक्स ने इस पूरे साल के अंदर, मैं 13 नवंबर से बात कर रहा हूँ, ऑल द 26 दिसंबर से मैंने इसको सजेस्ट किया था, उस टाइम से भी देख सकते हैं। बट लेट्स सपोज के अगर 1 ईयर से अगर हम देख रहे हैं तो 70% केएससी इंडेक्स ने परफॉर्म किया। ओवरऑल जो मेरे सिक्लिकल स्टॉक्स है जो मैंने मेंशन किया था कि आपके ये वाले जो स्टॉक्स हैं
जब भी आपके इंटरेस्ट रेट नीचे आते हैं तो ये वाली जो सेक्टर है ज्यादा अच्छे परफॉर्म करते हैं। तो उस सेक्टर ने कंबाइन तकरीबन 95% की देखें आप परफॉर्मेंस दी है। बेस्ट जो म्यूचुअल फंड अभी तक हमें जो नजर आया वो यूबीएल ईटीएफ था, उसने 91 किया है। एडब्ल्यूटी जो है वो तो उसने तकरीबन 89% किया, ठीक है। यही चीज अगर आप सीखना चाहते हैं देन यू कैन रजिस्टर फॉर द कोर्स। अच्छा, मूविंग ऑन टुवर्ड्स मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये लास्ट वीक की सारी हैं, इसको आप पॉज करके भी देख सकते हैं कि क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई थी। इस वीक के अंदर हम डेवलपमेंट्स देखते हैं। सबसे पहले स्टेट बैंक रिजर्व जो है वो तकरीबन 167 मिलियन डॉलर्स आपके इंक्रीज हुए हैं टुवर्ड्स 11.7 बिलियन डॉलर्स। इंपोर्ट कवरेज जो है आपकी 2.2 मंथ्स पे इस टाइम पे है, अच्छी है, लेकिन फिर भी पिछले कुछ अर्सा पहले 2.7 मंथ्स पे थी, अभी थोड़ी सी डिक्लाइन हुई है टुवर्ड्स 2.2 मंथ्स, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस जो हैं ये आपकी कम हुई है क्योंकि आपके जो रशियन एक्सपोर्ट के जो हब हैं वो दोबारा खुल गए हैं, तो उसकी बेस के ऊपर जो है थोड़ा सा सप्लाई ज्यादा बढ़ गई है। सप्लाई ज्यादा बढ़ने की वजह से ऑयल जो है वो काफी हद तक कम हुआ है, ठीक है। और ये गोइंग फॉरवर्ड अगर इसी तरीके से इसकी डिमांड जो है वो कम ही रही, सप्लाई ज्यादा रही, तो हमारे पाकिस्तान के लिए अगेन दिस कुड बी गुड बिकॉज हम ऑयल बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, और जितना ऑयल का रेट नीचे रहेगा हमारे पाकिस्तान के लिए दैट कुड बी वेरी गुड। आईटी एक्सपोर्ट जो है हिट ऑल टाइम हाई ऑफ $386 मिलियन। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कितने सालों से हम नेगेटिविटी में चलते आ रहे हैं, तो यहाँ पे आईटी एक्सपोर्ट जो है आपकी ऑल टाइम हाई पे आ गई है। तो इस तरह की चीजें जो है ना आपको न्यूज चैनल्स में नहीं मिलती, तो ये जब भी आपको मिले इसको लाजमी शेयर किया करें, लोगों को बताया करें कि भाई पाकिस्तान के हालात इतने बुरे नहीं है। आईटी कंपनीज यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे अभी जो है $386 मिलियन बना रही है। हाँ, अभी बहुत रूम है, काफी ज्यादा है, इंडिया के साथ कंपेयर किया जाए इंडिया बहुत आगे है, बट आहिस्ता आहिस्ता जो है तेजी के साथ हम आगे जा रहे हैं, इंशाल्लाह पहुंचेंगे वहां पे भी, ठीक है। जुलाई अक्टूबर का करंट अकाउंट गैप जो है $733 मिलियन, ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव है। इसी की वजह से थोड़ी बहुत आपको मार्केट रेंज बाउंड पे नजर आ रही है। यही कुछ रीजन आ जाती हैं, या तो इन्फ्लेशन का ऊपर बढ़ना, या आपके जो है करंट अकाउंट जो है वो डेफिसिट में आपका जाना शुरू हो जाता है। जब भी हम थोड़ी सी ग्रोथ करते हैं तो ये डेफिसिट हमारा थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। यही वजह थी कि आपके स्टेट बैंक ने लास्ट टाइम जो है इंटरेस्ट रेट को कट नहीं किया था। ये दो चीजें बताते हुए कि एक आपकी इन्फ्लेशन साइड थोड़ी सी ऊपर चली जाए ड्यू टू द फ्लड्स जो आए हैं, फूड इन्फ्लेशन हल्की सी बढ़ी भी है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी कि अनसस्टेनेबल लेवल पे आ जाए। और दूसरा करंट अकाउंट जो है ये हमारा अभी भी नजर आ रहा है थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, डेफिसिट ज्यादा बढ़ गया, सो दिस इज नॉट अ गुड साइन, ठीक है। इसको बेहतर होना चाहिए। ऑटो फाइनेंसिंग हिट्स 315 बिलियन अमिड लोअर इंटरेस्ट रेट, ये ऑलरेडी हम बताते आ रहे हैं कि आपके जो ऑटो फाइनेंसिंग है या ज्यादा आपकी बेहतर रहेगी। 4 मंथ्स फिस्कल ईयर 2026 एफडीआई जो है ये तकरीबन 26% डिक्लाइन हुई है ईयर ऑन ईयर $747 मिलियन के ऊपर, ठीक है। तो ये एक बुरा साइन है, ऑल्दो हम देख रहे हैं कि रेमिटेंसेस एफडीआई वगैरह काफी हद तक आपकी बेहतर हो रही थी, इस क्वार्टर के अंदर जो है ये थोड़ी सी निस्बतन नीचे गिरी है, विच इज नॉट अ गुड साइन। आगे जाके इंशाल्लाह थोड़ी सी बेहतर हो जाएंगी, और अगर अच्छी होंगी तो हम यहाँ पे बुल्सन बेस में आपको मेंशन भी करेंगे। एक्सपोर्ट्स टू यूरोप रोज टू $3.2 बिलियन, ये टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट्स हैं, और ये भी हमारी जाहिर सी बात अच्छी जा रही है, तो ये अगेन अच्छी चीजों को यहाँ पे मेंशन करना चाहिए। ईसीसी अप्रूव्स रेकोडेक मिनरल एक्सपोर्ट्स टू पोर्ट कासिम, सो ये भी ईसीसी ने अप्रूव कर दिया हुआ है। इसका जो फायदा है अगेन आपकी जो एक पाकिस्तान कंपनी है, मुझे नाम उस टाइम भूल है, पोर्ट कासिम के ऊपर जो आपकी अगेन मैं दोबारा मेंशन कर दूंगा, सो उसको काफी हद तक इसका फायदा होने वाला है, अगेन याद आएगा तो मैं बता दूंगा। सो ये पोर्ट कासिम के थ्रू आपके ईसीसी अप्रूव्स रेकोडिक मिनरल एक्सपोर्ट्स, ये आपकी एक्सपोर्ट बढ़ने वाली है, और यहाँ से ये पोर्ट कासिम से इसको लेके जाया जाएगा, ठीक है। एलएसएम सेक्टर रिकवर्स 4.08% ग्रोथ इन फर्स्ट फिस्कल ईयर, क्वार्टर जो फिस्कल ईयर है उसमें आपकी एलएसएम सेक्टर रिकवर किया है, विच इज गुड साइन। आपका जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स होता है, ये आपके सारे मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड जितनी एक्टिविटी होती है, अगर ये इंडेक्स ज्यादा बढ़ रहा है तो ये दिखा रहा होता है कि एलएसएम आपका बढ़ रहा है, ठीक है। शुगर मिलर्स डिले क्रशिंग सीजन फॉलोइंग कोर्ट से ऑर्डर, ये आप लोगों ने देखा है कि ये काफी ज्यादा जो है मसले चल रहे थे शुगर के कोर्ट के साथ, तो इस दफा जो क्रशिंग सीजन जो है वो डिले किया है शुगर मिलर्स ने, क्योंकि कोर्ट का स्टे ऑर्डर की वजह से, ये थोड़ा सा एक नेगेटिव साइन है फ्रॉम द शुगर पर्सपेक्टिव, ठीक है। मास्टर चंगान अनवील्स 11 न्यू मॉडल्स इंडस्ट्री अर्ज टू एक्सपोर्ट व्हीकल्स, तो ये एक अच्छी चीज है कि आपके पाकिस्तान के अंदर भी अब ये डिफरेंट जो है ऑटो की कंपनीज ये आ रही हैं, न्यू प्रोडक्ट्स लेके आ रही हैं, न्यू गाड़ियां लेके जा रही हैं, जिसकी वजह से कंपटीशन भी बढ़ेगा, लोगों के पास जो है अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, ऑप्शंस आएंगी, तो उसकी बेस के ऊपर एक हेल्दी कंपटीशन भी होता है, और आपके जो एक बिजनेस का एनवायरनमेंट होता है वो भी काफी हद तक अच्छा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कंपनी से रिलेटेड थोड़ी सी यहाँ पे डेवलपमेंट्स की बात कर लेते हैं। ओजीडीसी बिगिंस प्रोडक्शन फ्रॉम
बसाकी 14 वेल, ये अगेन एक ये इनकी डेवलपमेंट चलती रहती है, तो इस तरह की न्यूज आप लोगों को अक्सर नजर आएंगी। सर्ल लॉन्च ऑस्टिगम ओडी एंड एमफोलेट ओडी इन कनाडा। तो ये अगेन जो सर्ल का अगर आप देखेंगे रिसेंटली नई जो इन्होंने ड्रग्स लॉन्च की हैं, तो ये अगेन कनाडा के अंदर इन्होंने लॉन्च इन्होंने वहां पे कर दी है, और यहाँ पे अगेन इनकी सेल्स में इजाफा होगा। ये कंपनी भी काफी हद तक बहुत मसले मसाइल में रही हुई है। आज से 5 से 7 साल पहले इनको कुछ लॉसेस चल रहे थे। इस साल जो है ये एक रिकवर पीरियड में जा रही है। अगेन दिस कुड बी अ ह्यूज टर्न आउट स्टोरी, और आगे भी देखेंगे कि इसके अंदर और क्या क्या डेवलपमेंट्स आती हैं। तो फार्मास्यूटिकल के अंदर अगर किसी कंपनी के ऊपर आप फोकस अभी भी करना चाहते हो तो सर्ल कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं वाइटल सिनर्जी को एग्जीक्यूट पाकिस्तान लार्जेस्ट सिंगल मेरीन फ्यूल डिलीवरी। तो ये सिनर्जी को जो है वाइटल के साथ मिलकर ये लार्जेस्ट सिंगल मेरीन फ्यूल डिलीवरी जो है स्टार्ट करने जा रही है, विच कैन बी गुड। जीसीआईएल, जैसे अभी मैंने फराज के साथ डिस्कस किया था, जीसीआईएल अनाउंसेस 14 बिलियन रुपीज जॉइंट वेंचर विद मारी एनर्जी, और इसी की वजह से आप देख रहे हैं कि जीजीएल भी कल के दिन में कैप था, जीसीआईएल भी कल के दिन में कैप था। ट्रीट कॉर्पोरेशन जो है सेट्स रुपीज 187 मिलियन इन्वेस्टमेंट पाथ फॉर लोड्स लिमिटेड। लोड्स जो है अगेन ये इसके अंदर ट्रीट्स के तकरीबन 13-14% के शेयर्स भी मौजूद हैं, और राइट शेयर्स जो है लोड्स करने जा रही है, उसके अंदर जो है ट्रीट इज गोइंग टू इन्वेस्ट, और ये इसकी बेस के ऊपर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि थोड़ी सी बेहतरी आ सकती है। ट्रीट के जो है शेयर होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ भी सकती है, और इसकी बेस के ऊपर आप देख सकते हैं कि ट्रीट ऑलरेडी परफॉर्म भी अच्छा कर रहा है, और इन आगे भी आई एम एक्सपेक्टिंग थोड़ी सी बेहतरी रहेगी। लूटा प्रपोजेस शेयर होल्डिंग एडजस्टमेंट एट बैंक मकरामा। तो ये हमने लास्ट टाइम आपको बीएमएल की कॉल भी दी थी, और इसने अच्छा परफॉर्म भी किया है। सो जो लूटा है ये बेसिकली एक शेयर होल्डिंग पार्टनर है, इनके तकरीबन 85% के मार्केट शेयर थे इन बीएमएल 2 रुपीज के ऊपर। ठीक है, अब जो है शेयर जो है तकरीबन 6 रुपए पे चला गया है। सो ये कह रहे हैं कि जो हमारे 6 रुपए के ऊपर जो भी प्राइस मेरी बढ़ेगी, तो आप उसकी बेस के ऊपर मेरी शेयर होल्डिंग एडजस्ट कर दो। इसका मतलब है कि 85% शेयर होल्डिंग से ये कम होके 75% तक इनकी आ जाएगी, विच कैन बी अ गुड साइन फॉर अ बैंक और फॉर द शेयर होल्डर्स एज वेल। सो इसी वजह से ये छोटी छोटी जो न्यूज होती है वो आपको चार्ट्स पे भी नजर आ रही होती है। जी, बैक टू फराज। और फराज इस दफा जो KSE 100 है उसका भी इंडेक्स का ओवरव्यू दे दें। अगर आपकी सेविंग है डॉलर के अंदर या आपके पास कैश पड़ा हुआ है बैंक के अंदर, आप स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट ना करके एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी से हाथ धो बैठे हैं। पिछले 1 साल के अंदर स्टॉक मार्केट ने तकरीबन 90% का रिटर्न दिया। सोचिए यही पैसे आपने अगर इन्वेस्ट किए होते तो आज डबल हो गए होते। और इन्वेस्ट ना करने की एक रीजन है कि आप आज भी घबरा रहे हैं कि स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करेंगे तो लॉसेज ना हो जाए। सो इसी घबराहट को एड्रेस करने के लिए सरमाया लेकर आ रहा है आपके लिए फाइनेंशियल ट्रेनिंग्स, जो कि आपको हेल्प करेगा कि कैसे आपने कॉन्फिडेंटली स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करना है। आज ही सरमाया के कोर्सेज लें एंड बिकम फाइनेंशियली हेल्दी। जी बिल्कुल, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। जी अच्छा, इस दफ़ा 100 इंडेक्स पे एक चीज़ नोटिस हम ये यहाँ पे ये कर सकते हैं कि ये जो रीजन है 163,600 का और 163,800 का, ये पिछले काफ़ी टाइम से इसको रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट कर रहा है। ये 28 अक्टूबर से लेके आज हम जब रिकॉर्ड करें 21 नवंबर तक, इस पूरे महीने इसने 5 से 6 दफ़ा इसको अटेम्प्ट किया इस रीजन को। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब भी इधर पहुँचती है इंडेक्स आपकी तो सेलिंग प्रेशर नज़र आता है। आज भी यही ऑब्ज़र्व किया गया कि जो कल का हाई था इंडेक्स का वो ब्रेक नहीं हुआ, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि प्रेशर आ रहा है। सो गोइंग फॉरवर्ड ये वाला जो लेवल है ये बैरोमीटर के तौर पे एक्ट करेगा, यानी कि इससे ऊपर की क्लोजिंग बहुत अच्छा साइन है, और इससे नीचे रहेगा तो थोड़ा सा हम प्रेशर ऑब्ज़र्व कर सकते हैं आने वाले हफ्ते में। और जो कमिंग वीक है वो आपका नेक्स्ट रोल ओवर वीक है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा प्रेशर देखने को मिल सकता है इंडेक्स। और इसके अलावा हम बुलिश और बेयरिश पॉइंट्स की बात करें, सो हमारे जो बुलिश पॉइंट्स हैं वो स्टिल इंटैक्ट हैं। हाई राइज एंड हाई लोज सही चल रहा है। EMA 55 की सपोर्ट को सस्टेन कर रहा है। नवंबर इज़ कम्पेयर टू अक्टूबर बुलिश होना चाहिए था, वो हमने देखा है अभी तक 0.6% के करीब आपका इंडेक्स प्लस चल रहा है इस महीने। और जो बेयरिश इंडिकेशंस हैं वीकली RSI की डाइवर्जेंस ही है जो काफ़ी तंग कर रही है मार्केट को ऊपर जाने में। और जो EMA 13 था, जब ये यहाँ कहीं था पहले लास्ट ईयर दिसंबर में, उसकी कैरेक्टरिस्टिक बताई थी कि इस दफ़ा भी इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है। और ये जो रेजिस्टेंस जोन है 163,600 से लेके 800 तक, ये 200 पॉइंट्स की रेजिस्टेंस जोन, ये जो है अब गोइंग फॉरवर्ड एक की बैरोमीटर हो सकता है कि इससे ऊपर की क्लोजिंग एक अच्छा साइन होगा। सो मेरे ख्याल में जो हम पहले से भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट को साइडवेज कंसोलिडेशन में जाना चाहिए, मुझे लग रहा है कि स्टिल हम इसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं जो लास्ट टाइम हम
ने देखा था दिसंबर 2024 से लेके मई तक। सो हो सकता है कि ये भी हमारी मार्केट कम से कम कुछ नहीं तो आगे नवंबर और दिसंबर भी आपको इसी तरीके से एक्टिविटी होती हुई नज़र आए, साइडवेज चॉपी या थोड़ी सी बेयरिश साइड पे रहते हुए। सो ये गोइंग फॉरवर्ड ये अच्छे साइन होते हैं। ये कंटिन्यूशन की कंसोलिडेशन कंसीडर की जाती है, कंटिन्यूशन ट्रेंड की। सो अगर ये यहाँ पे हो जाता है और ये फ्रस्ट्रेटिंग फेज़ होता है बहुत से लोगों के लिए, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड इसके रिज़ल्ट जो हैं वो बड़े अच्छे आते हैं। सो पैनिक नहीं करना, फ्रस्ट्रेट नहीं होना, परेशान नहीं होना। जो भी स्क्रिप्ट्स आप देख रहे हैं अभी भी ऐसी मार्केट के ऊपर भी आपको कहीं ना कहीं ऐसी स्क्रिप्ट्स मिल जाएंगी जो पॉजिटिव चल रही होंगी या जो अच्छे ट्रेंड में चल रही होंगी। हमेशा उनमें कोशिश करें काम करने की, और स्टॉप लॉस और टारगेट जो भी आप अपने ट्रेड को प्लान कर रहे हैं जिस तरीके से, उसको फॉलो करें। बार बार ये नहीं करें कि आज अगर वो आपका स्टॉक नहीं बढ़ा और उसका एसएल नहीं हिट हुआ तो आप उसको लेके परेशान ना हो। जब तक उसका एसएल नहीं हिट हो रहा, टीपी नहीं हिट हो रही, वो ट्रेड प्लान आपका इंटैक्ट है और उसको ही फॉलो करें। अभी हम कुछ स्क्रिप्ट्स आपको सजेस्ट कर देते हैं जो अच्छे प्रेशर में जब भी इन लेवल्स के ऊपर आए उनमें काम कर लेना चाहिए। जी अमार। जी परफेक्ट हो गया। चलें अब अभी हम रेशो ऑफ द वीक को डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आते हैं आपकी टॉपिक्स के ऊपर। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं और अच्छा यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे होंगे, मैंने पहले भी मेंशन आप लोगों को किया था कि मैं फेसबुक के ऊपर कई पोस्ट यहाँ पे अब शेयर कर रहा होता, जिसपे कंपनी के एनालिसिस आप लोगों को बता रहा होता कि जो मेरे इन्वेस्टर जीडी में आ चुके हैं, कुछ अर्सा पहले आए होते हैं, लेकिन मैं कोई आप 15 दिन या 20 दिन के बाद उसको शेयर कर रहा होता हूँ, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं जो उनको थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिट मिलना चाहिए, क्योंकि अगेन जो पे करके आए हैं उनको थोड़ा सा इस चीज का एडवांटेज होना भी चाहिए, और वो अपने एंड पे खुद भी रिजल्ट्स को देख रहे होते हैं। ये देखें, अगर आप बीएफ मुदराबा एक नाम का शेयर था, ये ऑलरेडी मैंने कुछ अर्सा पहले भी शेयर किया था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये तकरीबन शेयर की प्राइस इस चार्ट के अंदर 21 के पास थी। अगर आज के दिन में अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं और हम बीएफ यहाँ पे मुदरबा को देख लेते हैं, सो आज के दिन में ये शेयर की प्राइस जो है वो तकरीबन 27 को अगेन टच कर गई है। सो ये 10% मजीद ऊपर चला गया है, और ये जिस टाइम पे ये मेरे पास आया था तो ये शेयर तकरीबन यहाँ पे हुआ करता था 13 के पास था, और एक टाइम पे ये मेरे पास ये 6 के पास भी आया। तो उसकी बेस पे अगर आप देखें तकरीबन 3 से 4 गुना ये ओवरऑल ऊपर जा चुका है। अच्छा, अब आते हैं हम इस वीक के हमारे जो रेशियो है, दैट इज कॉल्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, और दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट रेशियो एज वेल। और ये एक बहुत ही मजेदार किस्म की रेशियो है कि अगर आप किसी कंपनी को देखना चाहते हैं कि ओवरऑल एक कंपनी बिजनेस वाइज कैसा परफॉर्म कर रही है, या उसने जो अपने बिजनेस के अंदर पैसा इंजेक्ट किया, चाहे वो कैश की सूरत में या कर्जे की सूरत में, तो उस पर रिटर्न कितना बना रही है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल। सो ROIC measures how efficiently a company generates profits from the capital invested its business, both equity and debt, जो हमने बात की कि जितना अपना पैसा भी लगाया और कर्जे की बेस के ऊपर भी। It tells you how well management is using the company's money to create value. Why ROC matters, ठीक है। हाई ROC होता है स्ट्रॉन्ग वैल्यू क्रिएशन, एफिशिएंट कैपिटल एलोकेशन, कंपटीटिव एडवांटेज, ठीक है। लोअर ROIC होता है वीक वैल्यू क्रिएशन, ये जाहिर सी बात है आप नहीं इतना जनरेट कर रहे हो पैसे, पॉसिबल मिसमैनेजमेंट ऑफ कैपिटल, या बिजनेस जो है आप सही तरीके से नहीं यूज कर रहे। सो RSI जो है वो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा होना चाहिए। कंपनी इज क्रिएटिंग शेयर होल्डर वैल्यू, अगर आप कम है तो इसका मतलब शेयर होल्डर वैल्यू को आप जनरेट नहीं कर रहे। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपका नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है उसको आप डिवाइड कर देते हैं इन्वेस्टेड कैपिटल से। सो दिस इज कॉल्ड योर ROIC। ठीक है, अच्छा अब इसको हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक सीमेंट की कंपनी मेपल लीफ खोली हुई है, और इसी के नीचे जब हम पीयर्स कंपैरिजन में जाते हैं, मैंने सारे पीयर कंपैरिजन यहाँ पे ऐड भी कर दिए हैं। एडेड रेशियो में आप लोगों ने जाना है, एडेड रेशियो में जब आप जाओगे तो यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑल पे चले जाएं, ठीक है, ऑल पे जाके यहाँ पे जो है ये आपके पास नीचे आ रहे होंगे। यहाँ पे मैंने रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल सेलेक्ट कर लिया है, और इसकी बेस के ऊपर अब ये मेरे पास सारी कंपनीज आ रही है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे अगर आप आते हो, सो ये आप यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे वैसे एडजस्टमेंट की भी थी, लेकिन अगेन इसको एडजस्ट करेंगे तो आप ये देख सकते हो इस टाइम पे टाटा सीमेंट का सबसे जबरदस्त ROC जा रहा है, नो वंडर के इतना जबरदस्त ये परफॉर्म कर रहा है। फिर उसके बाद अगर आप देखें चिराग सीमेंट सेकंड नंबर पे है, फिर थर्ड नंबर पे आपका कोहाट सीमेंट है, फिर उसके बाद बेस्टवे सीमेंट है। ये आप देख सकते हो कि चिराग सीमेंट एंड कोहाट सीमेंट, ये दोनों में आपको बताता आ रहा हूँ बहुत अच्छे से कि इनके पास कैश भी बहुत जबरदस्त है, इनके पास जो है एसेट्स भी बहुत जबरदस्त होते हैं, और ओवरऑल जो है इनकी जो डेप्ट है, कर्जा है, वो भी काफी हद तक कम है। तो ये काफी सिनेरियो जो है उसकी बेस के ऊपर आपको आइडिया मिल सकता है कि कंपनी कितनी जबरदस्त है। चलें बैक टू फिराज, और इस दफा टॉप पिक्स भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जी अमार, हमारी फर्स्ट पिक इस हफ्ते की जो है वो मेपल लीफ सीमेंट है।
ये ऑलरेडी हम इसकी पहले भी कॉल्स दे चुके हैं 2 से 3 दफ़ा और इसके हमेशा हमारे टारगेट्स हिट हुए हैं। राइट नाउ इसने क्या किया पिछले दिनों के 114 का हाई लगाने के बाद एक अच्छी करेक्शन ली 6.61 के फिबोनाची की रिट्रेसमेंट के ऊपर से इसने बाउंस करना शुरू किया है। इस टाइम 102 और के करीब कहीं ट्रेड हो रहा है। 102 100 रुपये ये अच्छी सपोर्ट जोन है, यहाँ पे अटेम्प्ट करना चाहिए। इसका स्टॉप लॉस फिर 89.90 का हो जाएगा। फर्स्ट टारगेट इसका जो अभी रीसेंट हाई है इस साल का 114 रुपये, उसको जाके टेस्ट कर सकता है। और अगर हम ABCD की प्रोजेक्शंस की बात करें तो इसकी जो डी की प्रोजेक्शन है 127 बनती है। अगेन ये उसके करीब है जो इसका ऑल टाइम हाई था 133 का, जो 2017 में इसने हाई लगाया था। सो एक वो रेजिस्टेंस जोन होगा और एक्सपेक्ट यही किया जा सकता है कि एटलीस्ट उसको जाके ये ज़रूर टेस्ट करे। सो ओवरऑल अच्छे ट्रेंड में चलता आ रहा है। बाय ऑन डिप वाली स्ट्रैटेजी विद द स्टॉप लॉस ऑफ 89 and then I for the target of 127 to 130 rupees. अमार मेपल लीफ सीमेंट स्टिल पोटेंशियल है इसमें कि ये फर्दर रैली करता रहे? बिल्कुल ऐसे मेपल लीफ इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी इन नॉर्थ और ये थर्ड नंबर पे बाय साइज आता है। और अब जाके जो इसकी बहुत बड़ी न्यूज़ है कि पायनियर सीमेंट को ये एक्वायर करने जा रहे हैं। 58% शेयर जो है मजीद इनमें खरीदेंगे। दिस इज अ वेरी बिग न्यूज़, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि पायनियर सीमेंट जो है वो भी बहुत जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है। KTML भी अगेन वो मेपल लीफ के ही कंपनी में आता है, सेम ग्रुप है। वो KTML भी परफॉर्म कर रहा है और मेपल लीफ भी आपको इसी वजह से परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, फंडामेंटली पहले बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसके डिटेल्स में भी आते हैं कि इसमें और क्या क्या डेवलपमेंट चल रही है। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे रेवेन्यू पिछले एक साल में बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा। अगर आप देखेंगे तकरीबन 1% के करीब इसमें इजाफा नजर आ रहा है, यानी कि ओवरऑल सीमेंट की जो सेल्स हैं वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी। और ये सिर्फ मेपल लीफ की बात नहीं है, ये बाकी कंपनीज भी जो नॉर्थ के अंदर है उनकी भी ज्यादातर सेल्स नहीं बढ़ी। ठीक है, जो आपके साउथ के अच्छा लास्ट क्वार्टर के अंदर फिर भी थोड़ी बहुत काफी कंपनीज की सेल्स बढ़ी है। जो साउथ वाले एरिया के जो प्लांट्स हैं उनकी फिर भी थोड़ी बहुत सेल्स ज्यादा है। उसकी रीजन ये है कि वो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट के अंदर जो नंबर्स हैं वो आपके काफी हद तक इंक्रीज परसेंटेज वाइज इंक्रीज किए हैं। वैसे वॉल्यूम वाइज आप देख सकते हो कि एज कम्पेयर टू जो आप यहाँ पे लोकली डोमेस्टिकली बेचते हो वो एक्सपोर्ट का नंबर इतना ज्यादा नहीं है। लेकिन कुछ कंपनीज जिनके एक्सपोर्ट अच्छी हुई हैं उनकी सेल्स आपको बेहतर नजर आएंगी। ठीक है, देखिए जो दूसरी चीज है यहाँ पे मेपल लीफ का जो रिजल्ट है वो आपका काफी हद तक आपको बेहतर नजर आएगा। 2024 से आप देखिए बहुत जबरदस्त जंप है, 6.51 से तकरीबन 11 के पास आई है, तकरीबन 90% का आपका गेन बनता है। अगर आप 11 से इस टाइम पे 1% हमने देखा रेवेन्यू बढ़ा था, लेकिन आपका 12.3 जो है ये आपका 15% तकरीबन ये आपका EPS भी बढ़ी है। अब ये EPS क्यों बढ़ी है? क्योंकि जो आपका मेपल लीफ है इसको अगेन अदर इनकम के तौर पे आपको काफी पैसे आते हैं। और ये तरीके का मैंने अपने एक्सप्लोसिव स्ट्रैटेजी सब यूट्यूब पे भी दी हुई है, आप उससे भी आइडिया लगा सकते हैं। जब आपका ऑपरेटिंग इनकम जो होता है आपका इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं होता एज कंपेयर टू योर अर्निंग्स पर शेयर। सो उसके दरमियान में कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे अदर इनकम वगैरह आ जाए तो वो आपके ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी काफी हद तक बेहतरी चल रही है। ठीक है, दूसरी चीज जो मुझे इसमें बहुत अच्छी लगती है वेपर लीफ में वो डेब्ट टू इक्विटी है। अगर आप देखें ये ग्रो भी कर रहे हैं, अच्छा काम भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ इनका कर्जा भी बहुत अच्छा स्टेबल है, विच इज अ वेरी वेरी गुड साइन कि आपकी कंपनी एक अच्छा परफॉर्म भी कर रही है, साथ भी अपनी सारी चीजों को मेंटेन करके भी चल रही है। ठीक है, बाकी इसके अंदर बात कर लेते हैं पायनियर सीमेंट की, जो आपने देखा है कि ये एक्वायर करना जा रहे हैं। 58% शेयर्स खरीदेंगे मजीद, जिसकी वजह से इनके टोटल शेयर्स जो है वो तकरीबन 76% पे आ जाएंगे। ये जो एक बिजनेस सेंस है इसको समझे कि बिजनेस सेंस क्यों इन्होंने बनाई है कि इस टाइम पे जो ये देख रहे हैं कि पायनियर सीमेंट का जो रेट चल रहा था, जिसको बेस्ड ऑन ईवी पर टन, यानी कि जो आपका ईवी एंटरप्राइज वैल्यू पर टन के हिसाब से देखी जाती है वैल्यू, वो तकरीबन 31% डिस्काउंट टू अदर सीमेंट प्लांट चल रहा था। ठीक है, कल को अगर मेपल लीफ अपना खुद से प्लांट लगाए तो उसके अंदर अगेन उनको खर्चा उतना इससे शायद ज्यादा आ जाए, तो उन्होंने ये समझा कि इससे बेहतर है कि पायनियर सीमेंट के ही हम शेयर्स खरीद लें, क्योंकि वो इस टाइम पे भी सस्ते रेट में हम उनके मुताबिक सस्ते रेट में अवेलेबल है, तो ये हमें वैल्यू दे सकता है। इसके अलावा मेपल लीफ जो है वो AGL के अंदर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, नोवा केयर के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, एग्री टेक जो है वो टर्न अराउंड देखना चाह रहे हैं कि इस कंपनी के अंदर बेहतरी आएगी, टर्न अराउंड होगा। FFC के लीडरशिप के अंदर जो है ये काफी हद तक बेहतरी इसके अंदर आ सकती है, जिसकी वजह से इनको अगेन डिविडेंड आएंगे। नोवा केयर जो है आपका दिसंबर 2026 तक कंप्लीट होगा, और उसके बाद जो है जब तकरीबन ब्रेक इवन जो है उसका 24 मंथ्स का है, 24 से 30 मंथ्स ये कहते हैं कि वो जब बेहतरी आएगी तो तब भी इसके रिजल्ट अच्छे आना शुरू हो जाएंगे। सो ये अगर आप देख सकते हैं उसके अंदर भी तकरीबन इन्होंने कहा कि 70 to 80% हमारा सिविल वर्क जो है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका हुआ है। इसके अलावा जो है इनको जो इनकी मेपल पावर की जो कंपनी है उससे भी एक्सपेक्टेशन ये है कि डिविडेंड्स वहां से भी आएंगे, बिकॉज उसमें कोई टैक्स रिलेटेड इश्यूज चल रहे थे कोर्ट के साथ, वो जैसे ही क्लियर होंगे तो उसकी बेस के ऊपर भी
इनको डिविडेंड्स आ सकते हैं। लास्ट जो है इनकी करंट जो पावर मिक्स है तकरीबन कोल पावर प्लांट की तकरीबन 60% का इनका मिक्स चल रहा है, सोलर का 8% है, नेचुरल के तकरीबन 6% है और वेस्ट वाला जो है वो तकरीबन 26% है। सो ये भी काफी हद तक रीन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जा रहे हैं। ये काफी ज्यादा डिटेल में बताने की रीजन आप लोगों को ये समझ आनी चाहिए कि इन शॉर्ट बहुत अच्छी कंपनी है, ठीक है, आगे भी हालात इसके अच्छे ही हैं। जी बैक। जी हमारा नेक्स्ट पिक है एक्साइड की, एक्साइड बैटरी। और यहाँ पे अभी रिसेंट टाइम्स में हमने देखा कि 952 से स्ट्रेट ड्रॉप होता हुआ ये 580 तक आए। 580 की जो जोन है, सपोर्ट जोन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी, सिग्निफिकेंस थी। वहाँ से इसने बाउंस लिया है और बाउंस करने के बाद ये जो एक फॉलिंग वेज या फॉलिंग डिसेंडिंग पैरेलल चैनल था उसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ से लग रहा है कि इसमें बाउंस एक्सपेक्टेड है और जो इसके फर्स्ट टारगेट वो 703 के हैं, 790 के हैं। इस जोन की मैं इम्पॉर्टेंस बता दूं, ये जो रैली इसने की थी लास्ट 2023 और 2024 में 193 से बढ़ता हुआ नॉन स्टॉप ये 1165 तक गया था, या 1165 तक गया था। सो ये जो मैसिव रैली थी उसका ये पिवटल या गोल्डन पॉकेट बनता है जो 0.5 से लेके 0.618 के अंदर जोन में आता है। उसके अलावा ये जो जोन की सिग्निफिकेंस यहाँ पे शो होती है, ये 2021 के भी इसके हाइज वाला जोन था। सो यहाँ से हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो फॉल आ रही है इसके ऊपर 1150 से इस पिवटल पॉइंट के ऊपर 580 से लेके 640, सो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट जोन है और इसको इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बहुत हुआ, ये कंसोलिडेट होगा साइडवेज होके और इसकी जो फर्स्ट साइन थे वो ये इस दिन नज़र आए हैं जो 11 नवंबर को इसने एकदम से ये कैप हुए विद वॉल्यूम। सो उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन नहीं नज़र आई उसकी। सो ओवरऑल ये मुझे लग रहा है कि ये अब यहाँ से इसमें बाउंस आना चाहिए। इसकी इस चार्ट की कैरेक्टरिस्टिक है, जब इसमें रैली आती है और जो ड्रॉप्स आती हैं वो फिर इसी तरीके की मैसिव होती हैं। ये इसकी हमने 2014 में भी एक एग्जांपल देखी थी कि इसी तरीके से ये बढ़ता हुआ 2014 में 276 से बढ़ता हुआ नॉन स्टॉप 2400 रुपीज़ तक गया था, 10x हो गया था और उसके बाद फिर ड्रॉप भी वैसे ही हुआ। सो हर कुछ अरसे के बाद इसमें एक साइक्लिक बिहेवियर आता है। ये अभी हमार ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे कि ऐसा क्यों होता है। और उसमें हम देखते हैं कि ये तकरीबन 10x की परफॉर्मेंस दे जाता है। सो यहाँ से ये जो जोन है इसमें एटलीस्ट इतनी पोटेंशियल यहाँ से मुझे तो लग रही है कि 10x नहीं, एटलीस्ट अपने हाइस को ही जाके टेस्ट कर ले 1150 के 1100 को। सो एटलीस्ट 2x तो होना चाहिए, लेकिन शॉर्टर टर्म के जो टारगेट्स हैं वो फिर आप 800 तक के रखे जा सकते हैं। सो ओवरऑल एक अच्छा पैटर्न बना हुआ है और यहाँ पे कंसोलिडेट होके इसमें बाउंस होना बनता है इसका यहाँ पर। अमार, इसकी जो चार्ट्स पे इतनी बड़ी वॉलेटिलिटी नज़र आती है, कभी ये 193 से सीधा सीधा 1150 हो जाता है, किसी के हाथ नहीं आता, कभी ये 250 से 2500 2200 हो जाता है। सो अभी आपको आने वाले टाइम पे कोई ऐसी मूव लग रही है कि भाई 600 से 2400 हो जाए दोबारा? अच्छा, इसको डिटेल में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज़ यहाँ पे आपको याद होगा फराज के आपने भी एक एक्साइड की कॉल दी थी आज से 1 साल पहले। मैंने भी आई थिंक आपने एटलस बैटरी की दी थी, मैंने एक्साइड की दी थी। तो ये दोनों की हमने साइमल्टेनियसली दी थी और इसकी रीज़न ये थी कि मैंने फंडामेंटली ये मेंशन किया था उस टाइम पे कि सोलर के ऊपर जो है गवर्नमेंट ये अब सोचने शुरू हो गई कि इसको हम इसके जो एक्सपोर्ट जो होती है, जो एक्स्ट्रा बिजली बनाते हैं, उसके अंदर हम रेट अब कम लिया करेंगे सिविलियन से। तो उससे उससे क्या होता है कि आप आवाम से कम लिया करेंगे, तो उससे हुआ ये कि आपकी एकदम से डिमांड की बैटरी बढ़ गई, क्योंकि लोग फिर कन्वर्ट करना चाह रहे थे कि ग्रिड से हम कन्वर्ट करते हैं टुवर्ड्स हाइब्रिड सिस्टम। और हाइब्रिड में क्या होता है कि आपका ग्रिड सिस्टम भी चल रहा होता है, और अगर आप कन्वर्ट करने की बैटरी के अंदर उसको स्टोर किया जाए तो उससे भी आपकी बिजली जो है स्टोर हो रही होती है। सो एकदम से डिमांड क्रिएट हुई थी, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि ये शेयर की प्राइस भी आपकी ऊपर गई थी। उस टाइम पे बैटरीज भी दोबारा बिकना शुरू हो गई थी, और बैटरीज बेसिकली जो ये बेचते हैं जो आपके सोलर के अंदर यूज होती हैं, ये डायरेक्टली खुद नहीं बनाते, ये अगेन आपकी जो चाइना से वहां से इंपोर्ट करके यहाँ पे क्रिएट कर रहे होते हैं। तो उसकी वजह से एक हाइप क्रिएट हुई थी, लेकिन उसके बाद ये मामला जो है वो थोड़े से ठंडे हो गए थे। अगेन जो गवर्नमेंट ने थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी थी कि कुछ अरसे बाद हम इसको देखते हैं। अच्छा, उसकी वजह से अगर आप देखें शेयर की प्राइस भी नीचे आ गई थी। सिमिलरली द सेम हैपेंड बैक इन जब 2014 में हुआ था, तब भी सोलर की ही हाइप थी। उस टाइम तो खैर हमारी लोड शेडिंग भी काफी ज्यादा जा रही थी, और लोग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट इस साइड पे भी आ रहे थे कि इसको यूज भी किया जाए। और वैसे भी अगर आप देखें तो बिजली जब ज्यादा जाती है जा रही थी, तो आपकी बैटरीज की डिमांड भी उस टाइम पे ज्यादा थी। ठीक है, चलें अब यहाँ पे आते हैं, इसके नंबर्स की बात की जाए तो रिसेंटली 1 साल के अंदर इतनी कोई खास इसके अंदर जंप नहीं नजर आ रही।
अगर आप देखेंगे 24 से तकरीबन 24 बिलियन से 22 बिलियन के पास इसकी रफली रेवेन्यू है, विच इज नॉट गुड। ये थोड़ा सा डिक्लाइन वाली साइड पे है, तकरीबन -2% बनता है। और अगर आप इसके ईपीएस पे आ जाए तो ईपीएस भी इसकी पिछले 2-3 सालों से ये लगातार नीचे वाली साइड पे आ रही है, क्योंकि अगेन आप देख रहे हैं कि एक बीच में हाइप आई थी, एक क्वार्टर के अंदर काफी हद तक रिजल्ट बेहतर हो गए थे, लेकिन उसके बाद अगेन जैसे गवर्नमेंट ने दोबारा डिसाइड किया कि हम इस चीज पे नहीं जा रहे, तो अगेन बैटरी पे सेल फिर से दोबारा नीचे जाना शुरू हो गई। ठीक है, तो ये अभी तक तो मुझे यही सिनेरियो नजर आ रहा है, लेकिन मैंने इस पर डीपली थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश की थी कि कोई न्यूज मुझे इस टाइम पे मिल जाए, आइदर सोलर से रिलेटेड है या हो सकता है कि कोई न्यूज आ रही हो, मुझे इस टाइम नहीं पता, तो मुझे मिली नहीं है। बहरहाल इसकी जो ओवरऑल जो एनुअल रिपोर्ट है, इसमें मैनेजमेंट खुद से कह रही है कि डोमेस्टिक बैटरी जो इनकी है वो अभी काफी ज्यादा इंक्रीज ओवर कैपेसिटी चल रही है, जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि ये काफी हद तक हमारी सेल ज्यादा नहीं बढ़ेगी और हमारे जो कंज्यूमर के परचेजिंग पावर है वो भी काफी हद तक कम है। तो ये दो इन्होंने अपने एंड से हर्डल्स बताए थे कि हमें ये फेस करने पड़ रहे हैं। इसके अलावा फिलहाल तो मुझे कोई न्यूज नजर नहीं आई थी, अगर नजर आएगी तो मैं लाजमी आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगा। जी बैक टू चलिए जी, नेक्स्ट है डॉल डेस्कॉन ऑक्सी। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न बना हुआ है और ये बड़ा अच्छे तरीके से मूव करता हुआ आ रहा है स्टेयर शेप में। सीधा बढ़ता है और उसके बाद ये जो इसके हाइज बनते हैं उसको सस्टेन करता है कुछ अरसे तक, और फिर अगेन एक और सीधी पैराबोलिक मूव और फिर सस्टेन कर रहा है अपने आप को। सो ये राइट नाउ ये उसी फॉर्मेशन के ऊपर, उसी पैटर्न के ऊपर है कि जब भी ये स्टेयर मूव या सीधी पैराबोलिक मूव बनाता है उसकी रिट्रेसमेंट 0.618 गोल्डन पॉकेट पे आके फॉल करते हैं और फिर दोबारा से बाउंस करना शुरू कर देता है। राइट नाउ ऐसा ही हो रहा है। सो ये जितनी बड़ी इसकी रैली थी 18.71 से लेके 41 तक की, उसका जो 61% की फिबोनाची है 0.5 की रिट्रेसमेंट की गोल्डन पॉकेट में ये यहाँ से फॉल करता हुआ दोबारा बाउंस कर रहा है। सो हम एक्सपेक्ट ये कर सकते हैं कि ये दोबारा से जाके अपने इन हाइस को या 39 को जाके इजीली टेस्ट कर सके। सो इसके जो फर्स्ट टारगेट बनेंगे वो 36.72 के हैं, जो सेकंड टारगेट हैं वो 39.5 के हैं। स्टॉप लॉस हम 29 का रख सकते हैं। सो बाय ऑन डिप वाली स्ट्रैटेजी। सो ये जब भी थोड़ा नीचे मिले, अभी 33.3 चल रहा है, 32 के करीब, 3150 के करीब, सो वहाँ पे अटेम्प्ट करें विद द स्टॉप लॉस ऑफ 29 और फिर आए करेंगे 39 तक की इसकी राइट बने। अमार डेस्कॉन ऑक्सी डॉल, इसके रिजल्ट्स भी अच्छे आते रहे हैं और अभी डिविडेंड्स भी देने वाली कंपनी बन चुकी है ये काफ़ी टाइम से। सो आपको क्या लग रहा है कि ये स्टिल अपनी इस रैली को कंटिन्यू करेगा और दोबारा से जाके जो उसने अभी 41 के हाई इस साल प्रिंट किए हैं उनको रीटेस्ट कर सकता है एक दफ़ा फिर? अच्छा चलें इसको डिटेल में देख लेते हैं। वैसे डॉल जो है ये आपकी केमिकल सेक्टर को बिलोंग करती है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है ये बनाती है, और जितनी भी केमिकल कंपनीज पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं मेजॉरिटी जो है वो ज़्यादातर मोनोपलीज ही सबके पास होती है अपनी अपनी प्रोडक्ट की। सो इनके पास जो है 2-3 फैक्टर्स मुझे काफ़ी हद तक इनके अच्छे लगते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं, अगर आप सेल्स वाइज देखेंगे तो कोई खास अभी आपको ईयरली इंक्रीज बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे अगर आप देखें तकरीबन 6 बिलियन से तकरीबन 5.76 बिलियन, तकरीबन थोड़ा सा डिक्लाइन वाली साइड आप देख रहे हैं, -5% आपको डिक्लाइन नजर आ रहा है। और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो 4.91 से तकरीबन ये लास्ट टाइम जो है तकरीबन 4.61 ये नीचे आई है, थोड़ा सा डिक्लाइन यहाँ पे नजर आ रहा है। 2024 से अगर आप देखें 2.9 से तकरीबन 4.9 में ये इजाफा जो नजर आया है, इसको कुछ अगेन इसकी कुछ पार्टनरशिप्स वगैरह भी हुई थी, कुछ इसके प्रोडक्ट्स जॉइंट वेंचर्स भी हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा इस पे बेहतरी नजर आ रही थी। अगर यहाँ पे एक चीज देखें जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है वो ये है कि जैसे जैसे ये कंपनी आगे परफॉर्म भी कर रही है, अपना कर्जा भी साथ साथ उतारती जा रही है, तो ये एक अच्छा साइन होते हैं। जब तक आप बाकी चीजों पर रिलाई नहीं करते, अपने बिजनेस के ऊपर ज्यादा रिलाई करके अपना जो डेब्ट को ये कम करते जाओ, कैश को बढ़ाते जाए, दिस कैन बी अ वेरी गुड साइन फॉर द कंपनी। ठीक है, अच्छा बाकी इस पे आ जाते हैं कि ये बेसिकली हाइड्रोजन पेरोक्साइड मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया, ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ये इसके ओवरऑल जो है एक एक्सपोर्ट पाइपलाइन इन्होंने स्टार्ट की थी। एस्पेटॉक्स 35 जो है इन्होंने अपने रीजनल क्लाइंट्स जो हैं, इनके काफी ज्यादा क्लाइंट्स हैं, उनको इन्होंने सेल किया। इसके अलावा जो है 1100 एमटी ऑर्डर जो है मिलियन टन जो है ऑर्डर इन्होंने रैकेट बहरेन को इन्होंने सेंड किया 2025 के अंदर। ये इसकी फर्स्ट शिपमेंट जो है वो इनिशिएट हुई थी टर्की के थ्रू। इसके अलावा जो है ये टेक्निकल ग्रेड प्रोडक्ट्स जो हैं वो तकरीबन आपके सऊदी अरेबिया के अंदर ये लॉन्च करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो है इनका जो मेजर सस्टेनेबिलिटी कोर फोकस है ये ज्यादातर यही है कि ओवरऑल अपने रिन्यूएबल एनर्जीज के ऊपर ज्यादा काम किया जाए, जैसे कि बाकी कंपनीज कर रही हैं। रिसेंटली इन्होंने 283 किलोवाट सोलर सिस्टम जो है वो इंस्टॉल किया है, और इसके बाद जो है ये 2 मेगावाट सिस्टम जो है इनका इन प्रोग्रेस है। सो जिसकी बेस के ऊपर ये एक्सपेक्ट करें कि आगे आने वाले वक्त के अंदर जो इनके
कॉस्ट है वो 20% जो है अपने रीन्यूएबल्स के ऊपर आ जाएगी, जिससे इनके जो मार्जिन वगैरह है वो भी काफी हद तक बेहतर हो जाएंगे। जी, बैक टू फ्रांस। जी, अब जो नेक्स्ट पिक है वो है फातिमा फर्टिलाइज़र की, और इसके ऊपर हम देखें अगेन बहुत ही अच्छे एक बुलिश ट्रेंड में चलता हुआ आ रहा था। इसने तकरीबन 70 रुपीज़ से नॉन स्टॉप रैली की 153 तक, और उसके बाद अब ये रिट्रेसमेंट इस पे नज़र आई 125 126 से अब ये बाउंस कर रहा है। सो ओवरऑल एक अच्छे पैटर्न पे है, और उम्मीद यही की जा रही है कि ये कंटिन्यू करे इस पैटर्न को, और जो इसके फर्स्ट टारगेट है वो इजीली 149 के बनते हैं, और फिर उसके बाद हम ये 155 जो इसका हाई था सितंबर में जो लगा था, नहीं सॉरी अक्टूबर में जो लगा था, उसको जाके ये टेस्ट कर सकता है। स्टॉप लॉस इस केस में यहाँ पे डिफाइन है 125 का बन सकता है। सो ओवरऑल एक बहुत अच्छे ट्रेंड में है, और अगर हम इसको पिछले 2 साल में देखें, सो इसने मैसिव रिटर्न्स दिए हैं, मेरे ख्याल में एफएफसी से भी ज़्यादा हैं। 25 रुपये से लेके ये बढ़ता हुआ 150 तक चला गया, और उसके बाद अब ये रिट्रेस कर रहा है। सो ओवरऑल एक अच्छे ट्रेंड में चल रहा है, और एक्सपेक्ट यही करें कि ये जो अपने फर्स्ट टारगेट 148 49 50 इसको इजीली जाके टेस्ट कर सकते हैं। सो स्टिल इसमें पोटेंशियल है यहाँ पर, और स्टॉप लॉस इसका 125 का बनेगा। अमार फातिमा फर्टिलाइज़र हम देख रहे हैं कि मार्केट में बहुत ज़्यादा शोर मचा हुआ है एफएफसी का, और उसने बड़े बेहतरीन रिटर्न्स दिए, लेकिन आपको क्या लगता है कि फातिमा जो है वो इतना हाईलाइट क्यों नहीं होता, या इन्वेस्टर्स का फेवरेट स्टॉक क्यों नहीं है ये, हालांकि इसने भी बहुत बेहतरीन रिटर्न्स दिए हैं और ग्रोथ भी इसमें नज़र आ रही है। सो ओवरऑल अगर आपको लगता है कि फ्यूचर आउटलुक इसकी बेहतर है, सो आप रिकमेंड करेंगे कि आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए? बिल्कुल ऐसे है। अच्छा, ये हाईलाइट इसलिए नहीं होता क्योंकि एक एज कम्पेयर टू एफएफसी वो छोटी कंपनी है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको फराज बताता चलूँ कि ये मेरे इन्वेस्टर जीनी के अंदर फॉर द लास्ट 6 मंथ्स जो है ये अवेलेबल है, ठीक है। और ये तब से अगर आप देखें इसकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी जा रही होती है। यही रीजन है जो मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ कि आपके पास कुछ, मेरे पास ऐसी कंपनीज आ रही होती हैं जो कभी भी आपको मीडिया पे नजर नहीं आएंगी कि ये कितनी जबरदस्त एक्चुअली बैकएंड पे परफॉर्म कर रही होती है, और उसमें अगर आप देखेंगे तो फंडामेंटली उसके रिजल्ट्स अच्छे हो रहे होते हैं। कोई ना कोई एक ट्रिगर मौजूद लाजमी होता है जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस आप लोगों को नजर आ रही होती है। फातिमा के ऊपर भी बात कर लेते हैं कि उसके अंदर क्या ट्रिगर ऐसे थे, लेकिन पहले यहाँ पे देखते हैं नंबर्स वाइज अगर आप देखा जाए। सो पिछले 1 साल के अंदर कोई खास रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ, बाकी कुछ कंपनीज का रेवेन्यू काफी हद तक जनरेट हो रहा था। अगर इसके ऊपर हम सॉरी यहाँ पे अगर आते हैं, ये तकरीबन 256 से बिलियन से तकरीबन 265 बिलियन, बहुत ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन रफली आप कह सकते हैं 3-4% के अराउंड बट इसका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप नीचे आ जाए, यहाँ पे अगर आप देखोगे ईपीएस जो है ये इंक्रीज कर रही है। अगर आप यहाँ पे देखें पिछले 2 सालों के अंदर इसने अपने ईपीएस को डबल किया है। अब ये अगेन समझने वाली बात है कि एक कंपनी जो है इसका रेवेन्यू इंक्रीज नहीं कर रहा, तो आपकी अर्निंग्स जो है वो किस तरीके से इंक्रीज कर रही है, तो ये कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर रही होती है। तो हमेशा जब आप बिजनेस एनालिसिस कर रहे होते हैं तो आपको दोनों चीजें साथ साथ मद्देनजर रखनी होती हैं कि आपकी कंपनी जो है वो कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही है, और क्या वो इन्वेस्टमेंट उसकी सही भी जा रही है या नहीं जा रही, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ओवरऑल जो आपके इसकी जो फर्टिलाइजर सेक्टर की बात की जाए, रिसेंटली अगर आप देखें तो काफी हद तक जो है वो यूरिया की सेल्स जो है, डायमोनियम फॉस्फेट की सेल्स वो काफी हद तक कम भी हुई हैं, थोड़ा सा डिक्लाइन हुई हैं, और उसकी अगेन रीजन भी यही है कि आपके जो फ्लड्स थे वो काफी ज्यादा इंपैक्ट कर रहे थे। अच्छा, यहाँ पे देखा जाए तो इनका डैप का ऑफ टेक है, यानी कि डायमोनियम फॉस्फेट जो बेचते हैं फातिमा फर्टिलाइजर जो बेचता है, वो तकरीबन 55% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन हुआ है, लेकिन पिछले मंथ से थोड़ा सा इजाफा हुआ है, 44% थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। जो मेजर रीजन है जिसकी वजह से ये मेरे इन्वेस्टर जीनी में भी आया था, और जो आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस इसकी बहुत जबरदस्त नजर आ रही है, वो है कि इनकी अदर इनकम जो है वो ज्यादा बढ़ी है। तो ये अगेन अपनी कैश और इन्वेस्टमेंट्स दूसरी जगहों पे कर रहे हैं, बैंक्स में रख रहे हैं, आपके म्यूचुअल फंड्स वगैरह में कर रहे हैं, वहां से इनको काफी हद तक बेहतरी आ रही है। दूसरी चीज, जो इनकी कॉस्ट जो है वो पिछले 1 साल में काफी हद तक कम हुई है, जिसकी वजह से लोअर जो इनकी फॉस्ट रॉक की जो इनपुट कॉस्ट होती है, वो एक कॉस्ट इनकी मौजूद होती है, वो काफी हद तक कम हुई है, और इनकी जो बेस प्लांट है उसकी सेल्स जो है वो काफी हद तक इस पे इजाफा हुआ है। इसके अलावा जो है इनकी एक कंपनी फातिमा पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड के नाम से, इनको जो है अगेन एक ड्रिलिंग के लिए जो ऑफशोर अलॉट किया जाता है, वो गवर्नमेंट की तरफ से जो इदारा है उसकी तरफ से इनको मिल गया है। दूसरी चीज, एक और इनकी एक कंपनी है, वो ये मुल्तान में एक इनका बेसिकली पकराब फर्टिलाइजर के नाम से एक प्लांट है, जो कि ये मूव करना चाह रहे हैं टुवर्ड्स मुल्तान। तो ये एक सिलसिला चल रहा था कोर्ट के अंदर, तो अब जाके उसकी मंजूरी भी हो गई। ये एक छोटा सा एक डेवलपमेंट कह लें कि ये अपना प्लांट को यहाँ पे शिफ्ट कन्वर्ट करना चाह रही है, यहाँ पे लाना चाह रहे हैं, तो जिसकी बेस के ऊपर अगेन थोड़ा सा इस बिजनेस के अंदर हल्का सा हिट आ सकता है, लेकिन अगेन आप देख रहे हो कि बाकी चीजें इसकी काफी हद तक बेहतर जा रही है। सो ये थी डेवलपमेंट्स फ्रॉम माय साइड।
जी, नेक्स्ट पिक है एयरलिंक की। और एयरलिंक अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि हो सकता है कि मार्केट में हम प्रेशर देखें। अगर प्रेशर देखें तो कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो आप बाय कर सकते हैं और अच्छे लेवल्स के ऊपर कर सकते हैं, तो एयरलिंक इज़ वन ऑफ देम। इस चार्ट के ऊपर यहाँ पे इसने हाई अभी प्रिंट किया 191 का, और उसके बाद फिर ये ड्रॉप होता हुआ आ रहा है। अगर ये थोड़ा सा और करेक्ट हो जाता है, लेट्स से 161 62 के करीब, इस असेंडिंग ट्रेंड लाइन की सपोर्ट के करीब आता है, सो वहाँ अटेम्प्ट करनी चाहिए। और फिर स्टॉप लॉस, ये जो सपोर्ट जोन बनाया हुआ है इसने, इसकी काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, बहुत दफ़ा टेस्ट हुआ है, बाउंस किया है। सो इसके नीचे कहीं हम 148 के करीब का स्टॉप लॉस रखा जा सकता है। सो जब भी ये नीचे आए, करेक्ट हो 161 62 63 इस रीजन में, वहाँ पे अटेम्प्ट करें और फिर 148 का स्टॉप लॉस रखें। अगेन बाउंस होगा और 187 से 190 को जाके दोबारा टेस्ट करेगा। सो रिस्क रिवॉर्ड वाइज भी बहुत अच्छा है कि 160 पे आपने लिया, 148 का एसएल है 12 रुपये का, और आए आप कर रहे हैं 187 27 रुपीज़ की गेन को। सो ओवरऑल एक अच्छे रिटर्न्स इस पे आ सकते हैं अगर इसकी वैल्यू बाइंग अच्छे करेक्टेड लेवल्स के ऊपर बाय कर लेते हैं। हमारा एयरलिंक गोइंग फॉरवर्ड, आपको लग रहा है स्टिल ये प्रोग्रेस अपनी शो करता रहेगा, अच्छी अर्निंग्स दिखाता रहेगा? अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही ये मेरी अगेन टॉप 25 पिक में था एयरलिंक, जो मैंने दिसंबर 2024 में दिया था, लेकिन इसने परफॉर्मेंस नहीं दी। दिस इज वन ऑफ द स्टॉक जिसने परफॉर्मेंस इसकी थोड़ी सी कम रही है। उसकी भी रीजन है कि इसकी सप्लाई चेन जो है वो काफी हद तक डिसरप्ट हो गई थी, लेकिन ये गोइंग फॉरवर्ड एक अच्छी कंपनी साबित हो सकती है, बिकॉज ये काफी हद तक डेवलपमेंट्स कर रहे हैं, काफी ज्यादा ये कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं विद डिफरेंट कंपनीज, और उस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं, अगर ईयरली इसकी परफॉर्मेंस देखी जाए, सो ये काफी हद तक अगर आप देखो 2024 से इसकी सेल्स जो है वो काफी हद तक डिक्लाइन है। सेल्स जाहिर सी बात है आपकी डिक्लाइन नहीं होनी चाहिए, लेकिन जहां से अगर आप 2021 से देखें तो काफी हद तक यहाँ आप देख सकते हो, उससे अगर कंपैरिजन किया जाए तो 3 to 4 टाइम्स जो है इनकी रेवेन्यू इंक्रीज भी है। और साथ में अगर अर्निंग्स को देखा जाए तो 2023 में 2.5 थी, अब जो है ये तकरीबन बढ़ के 13.89 पे आ गई है, और पिछले साल से देखा जाए तो अभी भी ये थोड़ा सा इंक्रीजिंग वाली साइड ही है। अच्छा, अब ये इंक्रीज होना जो है वो क्यों बेहतरी इसमें नजर आ रही है कि अगर आप क्वार्टरली यहाँ पे आएंगे तो एक इंक्रीज अगर पिछले क्वार्टर से अगर आप देखें तो ये इनका काफी हद तक बेहतर आया, और इसकी रीजन ये है कि इनके कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव के एक्सपेंसेस हैं, कुछ जो कॉस्ट थी वो काफी तक आपकी कम हुई है। यहाँ पे अगर आप देखें तो तकरीबन 555 इनके सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस थे, अब जो है वो तकरीबन 52 पे आ गए, तो उसकी बेस के ऊपर इनकी थोड़ी सी रिजल्ट्स हैं वो काफी हद तक बेहतर आए। अगर डेट टू इक्विटी देखा जाए ये काफी हद तक ऊपर है, और इसके अलावा जो इनकी डेवलपमेंट्स हैं वो काफी हद तक हो रही है। तो ये कर्जा जो ज्यादा ले रहे हैं वो ये मेंशन भी कर रहे हैं कि हम थोड़ा सा डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा अगेन बाकी कंपनीज का कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कंपनी में थोड़ा सी बात की जाए, ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर है स्मार्टफोन्स की, स्मार्ट टीवी की, और आपके जो स्मार्ट वेरिएबल्स जो आपके प्रोडक्ट्स हैं वो हैं। इस टाइम पे इनकी कैपेसिटी देखी जाए तो 180,000 जो है इनकी स्मार्ट टीवीज ये जनरेट करते हैं। 1.2 मिलियन जो है ये स्मार्टफोन्स कोलैबोरेशन विद ग्लोबल ब्रांड्स के साथ ये यहाँ पे कर रहे होते हैं, जिसमें Xiaomi आता है, आपका टेक्नो आता है, सैमसंग है, एप्पल है, एसर है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कितने बड़े बड़े नाम हैं जिनके साथ ये मिलकर काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो है ये कंपनी ये भी कह रही है कि हम एक्सपैंड करना चाह रहे हैं एसीज के अंदर, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव्स, एयर प्योरीफायर्स, वॉशिंग मशीन जो है, या आईटी सर्विस जो आपकी हैं, ये भी इसके अंदर भी जाना चाह रहे हैं। इसके अलावा जो ई बाइक्स में भी एंटर होना क्या कह रहे हैं कि हम आना चाहते हैं। तो अभी के लिए वर्किंग चल रही है आगे, लेकिन देखेंगे क्या क्या चीजें इनकी होंगी। इसके अलावा जो है ये सऊदी अरब के साथ ये भी डेटा सेंटर के ऊपर काम करना चाह रहे हैं। आजकल इनकी ये भी बात चल रही है, अब ये देखेंगे कि डेटा सेंटर के ऊपर अगर इनका कोई भी एग्रीमेंट होता है, आप इसका बेनिफिट आप देखना कि बहुत जबरदस्त आपका शेयर उस टाइम पे शूट कर सकता है। ये थोड़ी सी न्यूज हमें साथ साथ देखनी पड़ेगी। इसके अलावा जो है कंपनी को टैक्स एग्जम्पशन है, क्योंकि सुंदर इंडस्ट्रियल जोन के अंदर ये काम कर रहे हैं, वहां पे अगेन इनको काफी हद तक टैक्स एग्जम्पशन मिल जाती है, जिसकी वजह से इनको तकरीबन 17 to 18% जो है टैक्स में कमी होती है, और इन फ्यूचर जो है 5 to 10% के अंदर इनकी बेहतरी तब भी रहेगी। ग्रॉस मार्जिन इनकी देखे जाए तकरीबन आईफोन के अंदर 8 to 14% इनकी ग्रॉस मार्जिन है, लैपटॉप के अंदर निस्बतन इनके तकरीबन 16 to 18%, वहां पे भी इनके मार्जिन थोड़े से बेहतर है। दूसरे इसके अलावा जो है एक और ये काम करने जा रहे हैं, एक मोनो स्टोर ये एप्पल का यहाँ पे खोलने जा रहे हैं इन दिसंबर 2025, तो इसकी भी एक न्यूज हो सकती है जो जिसकी बेहतरी इनके शेयर प्राइस में नजर आपको आ सकती है। इसके अलावा जो लास्ट है वो ये 1 मेगावाट का सोलर प्लांट के ऊपर भी ये लोग काम करें, तो आप देख रहे हैं कि काफी हद तक बेहतरी जो है, काफी ज्यादा न्यूज है इससे रिलेटेड, एंड आई होप कि ये इसकी जो रिजल्ट्स है वो काफी हद तक इस बेस के ऊपर बेहतर हो सकते हैं। जी, बैक टू फ्रांस।
जी, अब चलते हैं ग्लोबल मार्केट्स की तरफ और सबसे पहले डिस्कस करते हैं डॉलर इंडेक्स को। ये हम काफ़ी टाइम से यहाँ पे इसका जब रिवर्सल आने वाला था उस टाइम बता दिया था कि अब बुलिश डाइवर्जेंस है, और उसके बाद हमने फिर देखा भी कि डॉलर जो है वो स्ट्रांग होता हुआ नज़र आया, और जो जितनी रिस्क ऑन एसेट्स थे आपके, चाहे क्रिप्टो हो या ग्लोबल मार्केट्स हो, वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हुए हमें दिखाई दिए। राइट नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन के ऊपर ये डॉलर इंडेक्स खड़ा हुआ है। अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर हम फर्दर ब्लीडिंग देख सकते हैं आपकी क्रिप्टो में और दूसरी ग्लोबल मार्केट्स में या स्टॉक मार्केट में, बाहर वाली जो यूएस की है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पे इस जोन को आए करें। अगर इसके ऊपर सस्टेनेबल ब्रेकआउट आ गया तो हालात फिर और ख़राब हो सकते हैं। सो डॉलर इंडेक्स जो है स्टिल स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, हम ये काफ़ी टाइम से हाईलाइट करते हुए आ रहे हैं। सो ये अच्छा साइंस नहीं है उनके लिए जो इन्वेस्टर्स हैं, स्पेशली क्रिप्टो वाले और जो यूएस मार्केट में इन्वेस्टेड हैं। सो इस पे नज़र रखें कि जब भी ये 100 या आसान लफ्ज़ों में 101 के ऊपर चला गया तो ये फिर काम फर्दर ख़राब करता जाएगा। सो डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो इसका ये मतलब है कि हम कोई एक ऐसी करेंसी देखें जहाँ पे आप डॉलर को होल्ड करें अगेंस्ट वीकेस्ट करेंसी। वो अभी हम देखते हैं। पहले हम अमार से बात करते हैं डॉलर इंडेक्स और जो ग्लोबल मार्केट के हालात हैं। अमार स्टिल डेटा नहीं आ रहा, शट डाउन है, इसका भी फ़ायदा हो रहा है। और फिर अभी जो एक बयान आ गया कि दिसंबर में भी आपके इंटरेस्ट रेट नहीं कट होंगे, तो उससे काफ़ी प्रेशर फिर मार्केट में देखने को मिले और डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। एक्सपेक्टेशन तो यही है कि अब आपके इंटरेस्ट रेट जो है वो कट नहीं होंगे, और अगर इसका एक तरीक़ेकार देखा जाता है तो ये फेडरल रिजर्व बैंक की मॉनेटरी टूल के नाम से एक वेबसाइट होती है। मैं अक्सर इसको यूज़ कर रहा होता हूँ, और ये यूज़ करने से फ़ायदा क्या होता है कि आपको करेंसी की डायरेक्शन भी पता लग रही होती है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने हिस्टोरिकल इसका पैटर्न देखा है, और हिस्टोरिकल पैटर्न के अंदर अगर आप रेंज के अंदर मैं चला जाऊँ जो इस टाइम पे इनकी चल रही है, तो 375 टू 400 चल रही है। तो उससे ये मैं तीनों जो आपके रिसेंटली चल रहे होते हैं मैं उसको चेक कर रहा होता हूँ। यही जो चीज़ मैंने शुरू में आप लोगों के साथ डिस्कस की थी, अगर आप तकरीबन 28 दिसंबर अक्टूबर में पीरियड में देखें तो आपका जो इंटरेस्ट रेट कट की जो प्रोबेबिलिटी वो काफ़ी ज़्यादा थी। यहाँ पे अगर आप चेक कीजिएगा, यहाँ पे अगर आप देखें तो तकरीबन इस टाइम पे 98% चांस था कि आपकी प्रोबेबिलिटी ये थी कि इंटरेस्ट रेट कट होंगे दिसंबर के अंदर। ठीक है, अब जो है प्रोबेबिलिटी अगर आप देखें तो रिसेंटली जितने भी एफओएमसी के मेंबर्स हैं वो भी बार बार कह रहे हैं कि जी इन्फ्लेशन हमारी ज्यादा है तो हम इसके ऊपर तरजीह देंगे, हम इसको इंटरेस्ट रेट को कट नहीं करेंगे। उसकी बेस के ऊपर जो अब प्रोबेबिलिटी आपकी इंटरेस्ट रेट कट की है वो 30% पे आ गई। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर नजर आ रहा है जिसकी वजह से आपका डॉलर जो है वो मुसलसल परफॉर्म कर रहा है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये कब से कर रहा है, ये नवंबर के इस पीरियड से जब से शार्पली ऊपर गया है, तो आप देख रहे हैं कि डॉलर भी उसी तरीके से परफॉर्मेंस हो रही है। मैं और फराज आप लोगों को टेक्निकली भी फंडामेंटली भी दोनों जगहों पे इसी वजह से बता रहा है कि मैं बैक एंड पे ये डाटा यूज कर रहा होता हूँ और फराज अपने एंड पे टेक्निकली बता रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप डॉलर के देखें तो नवंबर इटसेल्फ काफी ज्यादा बुलिश था। अभी तक जो आप देख रहे हैं कि सीजनल्स की बेस के ऊपर भी कितनी ही जबरदस्त यहाँ पे पावर चल रही होती है कि आपको आइडेंटिफाई होता है कि आपकी करेंसी कहाँ जा सकती है। ऑल्दो ये नवंबर के बिल्कुल एंड में ये बड़ा शार्पली गिरता है, तो उसकी बेस के ऊपर हो सकता है कि आपके ये नीचे गिर जाए। बट अभी तक तो मुझे नहीं लग रहा कि सिनेरियो क्या रहेगा। फंडामेंटली तो लग रहा है कि आपकी स्ट्रांग ही रहेगी जब तक दिसंबर नहीं आता। लेकिन आगे जाके देखते हैं कि अगले वीक के अंदर क्या क्या सिनेरियो आने वाले हैं। नेक्स्ट वीक के अंदर हमारा जो पीपीआई का डाटा है जो कि पिछली दफा नहीं आया था वो आने वाला है। तो पीपीआई का डाटा विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। एम्प्लॉयमेंट के कुछ नंबर्स आने हैं जो कि इस वीक आए हैं। इस वीक आपके दो नंबर्स आए थे एडीपी के, जो आपके एम्प्लॉयमेंट के नंबर वो अच्छे आए। अनएम्प्लॉयमेंट का नंबर वो आपका बढ़ गया था 4.3 से 4.4%। ये बहुत ज्यादा नहीं है अनएम्प्लॉयमेंट। एडीपी का एम्प्लॉयमेंट का नंबर इटसेल्फ जो है वो काफी अच्छा बेहतर आया था। तो ये देखें मिक्स चल रही है सिनेरियो। तो मुझे लग रहा है कि आगे वाला जो वीक है वो काफी हद तक डिफाइन कर देगा कि आपकी मार्केट कहाँ जाने वाली है। फिलहाल डॉलर के जो नंबर्स हैं वो थोड़े से बुलिश वाली साइड पे। जी बैक टू पाकिस्तान दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है जिसमें सबसे ज्यादा क्रिप्टो इन्वेस्टर है, लेकिन आज भी जब भी क्रिप्टो मार्केट थोड़ी सी भी नीचे जाती है सबसे ज्यादा लॉसेस करने वाला मुल्क सरे फहरिस्त पाकिस्तान है। इससे ये समझ आती है कि जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको पैसे बनाने का तरीका भी नहीं पता। सो हम लेकर आ रहे हैं सरमाया के ऊपर क्रिप्टो फंडामेंटल्स की ट्रेनिंग, जिसके अंदर आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो कौन से फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो करेंसीज है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपने अपना रिस्क कैसे मैनेज करना है। सो आज ही सरमाया की ट्रेनिंग लें एंड बिकम फाइनेंशियली हेल्दी। जी, अगर डॉलर बुलिश है तो मैं फिर पाउंड यूएसडी के ट्रेंड को प्ले करूंगा जो बेयरिश साइड पर है। पहले हम इसमें बेयरिश रहे, उसके बाद हमने इस रिवर्सल के ऊपर इसकी बाइंग करने की कोशिश की थी इस सपोर्ट जोन के ऊपर, वहाँ से बाउंस करके अच्छे गेंस में भी गया। सो अब राइट नाउ ये जो यहाँ पे सस्टेन करके इसने डिस्ट्रीब्यूशन की जोन बनाई है उससे ये लग रहा है कि बेयरिश ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा।
मैं क्या करूँगा, मैं कंडीशनल सेल स्टॉप लगाऊंगा, यानी कि इस लोअर लो के ब्रेक होने का वेट करूँगा 1.3038 पे। अगर ये ब्रेक होता है मैं इस केस में शॉर्ट जाऊँगा। मेरा एस एल 1.31060 का होगा। फर्स्ट टारगेट मेरा 1.29600 का, और फिर मैं अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा इसको मैं लंबी राइट पे लेके जा सकता हूँ 1.28700 को। सो एक पोटेंशियल ट्रेड बनती है अगर डॉलर इंडेक्स का आपका 101 ब्रेक होता है, जीयू का जो है वो ये 1.30 ब्रेक होता है। सो हम एक्सपेक्ट ये कर सकते हैं कि बेरिश ट्रेंड जो है फिर ये लास्ट करे 1.28700 तक। सो एक अच्छी राइड इसके ऊपर बनती हुई नज़र आती है। हमारे पाउंड का डेटा भी कैसा आ रहा है एज़ कम्पेयर टू यूएस डॉलर? पाउंड का डाटा इस टाइम पे बहुत वीक आया है, और लास्ट टाइम मैंने अमार कॉस्ट जो मेरी होती है, मैं हर वीक जो है सैटरडे को अपने स्टूडेंट के साथ शेयर भी करता हूँ। बुल्स एंड बियर्स में हम थोड़ा बहुत शेयर कर देते हैं, बिकॉज डाटा मेरे पास फ्राइडे की रात तक आता है और हम फ्राइडे को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो फ्राइडे के बाद जो है मेरे स्टूडेंट्स इस पे काफी बेनिफिट लेते हैं। दो कॉल्स मैंने दी थी, पाउंड यूएसडी को सेल करने की और यूएसडी जेपी बाय को बाय करने की, बिकॉज मुझे पाउंड का डाटा बहुत वीक लग रहा था और जापानीज येन का भी बहुत ज्यादा वीक लग रहा था। और द फंडामेंटल्स जापानीज येन के स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन जो उनकी टोन थी सेंट्रल बैंक की वो काफी हद तक डोविश थी। और सेंट्रल बैंक जापान का जो है वो $110 बिलियन का एक स्टिमुलस पैकेज देने जा रहा है, जिसकी वजह से जापानीज येन काफी हद तक जो है आपका वीकनेस वहां पे शो कर रहा है। ठीक है, तो अब जो है वैसे लास्ट हो सकता है कि लास्ट वीक के अंदर ये थोड़ा सा बेहतर हुआ होगा, बिकॉज ऑफ द जो आपके रिस्क ऑफ सिनेरियो चला। ठीक है, वैसे जो है काफी हद तक ये वीकनेस इसमें नजर आ रही है। सो ये दो रीजंस हैं जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी आपकी डॉलर जो है स्ट्रांग रहेगा। जैपनीज येन हो सकता है वीक रहे, लेकिन पाउंड कैन बी मच वीकर, बिकॉज इसका पाउंड का जो रेट है वो काफी हद तक वीक आ रहा है। जी अपार। अच्छा, ग्लोबल मार्केट में नैस 100 को डिस्कस कर लेते हैं, नैसडेक को। और लास्ट टाइम हमने ये सजेस्ट किया था कि ये वाली जो जोन है 24,000 24,200 ये अच्छी इंपॉर्टेंट जोन बन सकती है, और यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अच्छा बाउंस आए। अब फ़िलहाल जो इस टाइम स्टेटस है इस 4 आवर के ऊपर इस जोन पे बुलिश डाइवर्जेंस बन तो गई है, लेकिन अभी तक भी इसने अपना ट्रेंड का रिवर्सल नहीं दिखाया, जो कि इसका लोअर हाई बनता है यहाँ पे 25,250 पे, जो कल का हाई था। और उसके बाद हमने देखा इस वाले पॉइंट से, इसी लेवल से मार्केट जो है 1 घंटे के अंदर 3% के करीब टूट चुकी थी अपने हाई से। सो ओवरऑल इसका ब्रेक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट नाउ ये बेयरिश ट्रेंड में चल रहा है। बुलिश डाइवर्जेंस ज़रूरी नहीं होता कि वो रिवर्सल वाली ही डाइवर्जेंस हो, बाउंस ज़रूर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो जब भी बाउंस आए मेरे ख़्याल में थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए, और जब तक ये ब्लड बाथ चल रहा है इन मार्केट्स में इंतज़ार करना चाहिए कि जब तक कि आपका सस्टेनेबल कंसोलिडेट ना हो जाए या सस्टेनेबल ब्रेकआउट ना दे जाए लोअर हाई का। सो मैं इस वीक फर्दर फिर इंतज़ार ही करूँगा कि मैं इसमें बाइंग करूँ। सो ओवरऑल स्टिल स्टांस इसमें बेयरिश है, और फिर हम देखेंगे अगले जो सपोर्ट जोन आ रहा है वो तकरीबन 23,000 के करीब है, यहाँ से 1,000 पॉइंट्स और नीचे। अगर तो कोई बहुत अच्छी खबरें आना शुरू हो जाती हैं और बहुत अच्छा कुछ हो जाता है, डाइवर्जेंस तो चूँकि आ चुकी है, तो 25,300 का ब्रेकआउट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि ये दोबारा से 26,000 को, जो इसमें एक लोअर हाई डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ड्यू था, वो आ जाए। सो मेरे ख़्याल में फ़िलहाल एहतियात करनी चाहिए, साइडवेज रहें ज़्यादा बेहतर है। और खुश इस बात पे होना चाहिए, हमेशा नेगेटिव ट्रेंड से एक पॉजिटिविटी यूँ लेकर आए कि ये चीज़ अगर आपको डिस्काउंटेड लेवल्स पे मिल गई, सो आपको एक लंबी राइड मिलेगी। सो उन डिस्काउंट्स का वेट करें और उन लेवल्स का वेट करें कि फर्दर नीचे आए और आपको अच्छी बाइंग इस पे नज़र आ जाए। हमारे कोई पॉजिटिव कोई चीज़ें नज़र आ रही हैं अभी ग्लोबल मार्केट या यूएस मार्केट्स को लेके? अच्छा, थोड़ी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पे आते हैं स्टॉक इंडेक्सेस के जो हमारे सीजनल्स हैं, अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो नैस्डैक का इस टाइम पे नवंबर के एंड में ये थोड़ा सा नीचे आके फर्दर बड़ी तेज से रैली करता है। फिर उसके बाद अगर आप थोड़ा सा S&P 500 पे आ जाएंगे, वो भी नवंबर में काफी हद तक ठीक रहता है। आपका जो ई मिनी है वो भी आप देखें नवंबर के एंड में काफी हद तक इसमें बेहतरी रहती है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे, वैसे इलेक्शन का चार्ट है, बट अगेन ये भी थोड़ा सा डिफाइन कर रहा है कि आपकी करेंसी काफी शार्पली इंक्रीज कर रही होती है। ठीक है, इसके अलावा जो आपकी रिस्क ऑन करेंसीज हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, ये भी अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ही लास्ट में जो ये वीक आपका स्टार्ट होता है, इसमें काफी शार्पली जंप इसमें नजर आता है। कैनेडियन डॉलर में भी सेम आपको नजर आएगा। फिर इसके अलावा अगर आप न्यूजीलैंड डॉलर में अगर आप आते हैं
सो न्यूजीलैंड डॉलर जो है वो भी सिमिलर वे में इसी तरीके से यहाँ से ऊपर जाता है। सो रिस्क जो आपकी सीजनैलिटी के फैक्टर्स हैं वो तो आपको सारे बता रहे हैं कि यहाँ तक काफी हद तक बेहतरी, यहाँ पे आपको बेहतर नजर आ सकती है सिनेरियो, ठीक है। अगर लेटेस्ट मैं लीडिंग इकोनॉमिक इंडेक्स की बात करूं, जो मैं आज से एक 5 दिन पहले मैंने सेशन भी किया था और मैंने डिटेल में डिस्कस किया था कि लीडिंग इकोनॉमिक इंडेक्स का जो है एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। अगर आप यहाँ पे देखें ग्लोबली तो लीडिंग इकोनॉमिक इंडेक्स हमारे काफी हद तक ऊपर जा रहे हैं, लेकिन यूएसए के जो है वो काफी हद तक अभी भी बहुत तेजी से डेवलप नहीं कर रहे। सर्विस पीएमआई जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज किया है। सो उसकी बेस के ऊपर मैं ये वेट कर रहा हूँ कि ये वाले जो नंबर जैसे जैसे आपकी इंप्रूवमेंट हो सकती है तो आपकी बेहतरी आएगी इन फ्यूचर। अभी तक तो नहीं आ रही, तो जब तक नहीं आएगी तब तक थोड़ा सा आपकी मार्केट जो है प्रेशर में रहेगी। एम्प्लॉयमेंट के नंबर जैसे मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया कि थोड़े से आपके लास्ट वीक के अंदर थोड़ी सी बेहतरी उसमें नहीं आई थी। नेक्स्ट गोइंग फॉरवर्ड आपका ट्यूसडे को पीपीआई का डाटा है, पीपीआई का डाटा भी थोड़ा सा आपका कम आएगा तो आपकी स्टॉक मार्केट के लिए कैन बी गुड, और आपके जो डॉलर है उसके लिए थोड़ा सा बेरिश हो सकता है। फिर इसके अलावा जो है अगर आप यहाँ पे आ जाए तो एम्प्लॉयमेंट के अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, ये नंबर जो है शायद आपको डिफाइन करेगा कि आपकी मार्केट कहाँ पे जा सकती है। प्रीलिम का जो जीडीपी का डाटा है दिस कुड बी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। सो ये सारे डाटा हम अगेन फॉरेक्स फंडामेंटल्स में भी यूज करते रहते हैं, देख रहे होते हैं कि हमारी करेंसीज कहाँ पे जा रही है। शॉर्ट टर्म के हिसाब से हमारी काफी जबरदस्त प्रेडिक्शन जा रही होती हैं, लेकिन ओवरऑल अभी आप देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट के ऊपर जो प्रेशर है वो आपके सीपीआई के डाटा, सॉरी जो आपका जो इंटरेस्ट रेट के डाटा की वजह से, स्पीचेस की वजह से काफी हद तक मुतासर हुआ है। जी बैक टू फिराज। अच्छा, अब गोल्ड को डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया था कि उससे पहले बता देता हूँ कि जो हमें पहली दफ़ा देख रहे हैं एग्जैक्ट यहाँ पे टॉप पे बताया था कि जो नेक्स्ट वीक है सेलिंग प्रेशर आएगा। 9 कंसेक्यूटिव हफ्तों के बाद सेलिंग प्रेशर आता है, हिस्ट्री थी, और उसके बाद हमने देखा कि मैसिव ड्रॉप तकरीबन 10 से 11% का गोल्ड में नज़र आया। दुनिया परेशान हो गई थी जब ये ड्रॉप हो रहा था अराउंड 4000 में। ये कह रहा था कि सिंगल टॉप है, यहाँ से बाउंस आएगा जो कि 4250 के करीब आएगा। सो यहाँ पे बाई करें और उसके बाद 4240 4250 के करीब के टारगेट्स रखें। हमने देखा वहीं पे ही बाउंस किया। जब ये हमारे टारगेट्स को हिट कर गया उसके बाद से हम साइडवेज हो गए, और ये कह रहा था मैं लास्ट वीक के 40,050 से लेके 4150 के दरमियान ये जो $100 है इस रेंज में ट्रेड करता रहेगा, और वैसे ही हुआ। वही रेंज डिफाइन करता है हुआ, गोल्ड उसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। मोस्ट लाइकली मुझे ये लग रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड जो नेक्स्ट वीक है या फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर है स्टिल ये स्ट्रगल करेगा या साइडवेज रहेगा। और मेरे लिए जो कंसोलिडेशन बॉक्स इसका बना हुआ है वो तकरीबन 3920 से लेके 4011 तक का है। सो ये $90 की रेंज है, इसमें इसको ट्रेड करना चाहिए। सो इसके लिए आसान सा फार्मूला 3920 के करीब बाय करें, और उसके बाद ये 3850 का एसएल रख के 4000 के लेवल को आए करें। सो इस रेंज को प्ले किया जा सकता है अगर जो भी गोल्ड के ट्रेडर्स हैं बहुत ज़्यादा ट्रेड करते हैं। मेरे ख़्याल में तो थोड़ा सा एहतियात ही करनी चाहिए, वेट कर लें दिसंबर एंड का। दिसंबर एंड के बाद फिर गोल्ड बहुत अच्छी रैली करता है। जनवरी बेहतरीन महीना होता है गोल्ड के लिए। सो एक आध महीना अगर आप इस पर नहीं ट्रेड करते तो कोई बात नहीं है, मसला नहीं है, आपकी जनवरी में आपको अच्छे रिटर्न्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा आपको शौक है ट्रेडिंग करने का तो इस रेंज को प्ले कर सकते हैं 3920 से लेके 4000 की रेंज को। सो ओवरऑल मैं कुछ ख़ास इसमें इतना पॉजिटिव नहीं हूँ। हाँ, जिनके पास फिजिकल गोल्ड पड़ा वो पड़ा रहे, सेकुलर बुल में ये हमेशा बुल ही रहेगा, आगे ये बढ़ता चला जाएगा। लेकिन फ़िलहाल फॉर द टाइम भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए जब इस रेंज में आए तो रेंज ट्रेडिंग कर सकते हैं, और फिर एक्सपेक्ट करें कि दिसंबर एंड और जनवरी में फिर जाके ये रैली करे, इसको कंसोलिडेट होने दें यहाँ पर। अमार, एनीथिंग फ्रॉम फंडामेंटल साइड गोल्ड के ऊपर? नहीं, सीजनल्स पे सिर्फ बात कर लेते हैं। सीजनल्स में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो लास्ट वीक ऑफ आवर नवंबर होता है वो तो थोड़ा सा बुलिश रहता है, और ऑलरेडी अगर आप देखेंगे सीजनल्स इसने अच्छे प्ले किए हैं। जो हमारा पिछला वीक था उसमें इसको ऊपर जाना चाहिए था, वो थोड़ा सा ऊपर भी गया है। लेकिन फंडामेंटली अभी आप देखें डॉलर के अगेंस्ट चलता है तो डॉलर जो है अभी उसमें स्ट्रेंथ नजर आ रही है, तो मुझे गोल्ड में उस स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही। वही आपने जिस तरह मेंशन किया, टेक्निकली जो कोई प्ले करना चाहता है देन इट्स अप टू हिम, वो प्ले कर सकता है। सही। जी अब मैम। मेरे ख्याल में क्रिप्टो को डिस्कस करते हैं और सलमान को इनवाइट करते हैं अपने शो में। जी सलमान। जी फराज भाई। जी सलमान अस्सलाम वालेकुम सलमान, क्या हाल चाल आपका? ठीक है, और थोड़ा सा वालेकुम। आप क्रिप्टो के बारे में भी थोड़ा सा बता दो। जी अमर भाई मुझे बताइएगा मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? सलमान, सबसे जी पहला सवाल तो आपसे ये है कि भाई ये क्या चल रहा है, पूरी दुनिया परेशान हुई हुई है। फंडामेंटली बीटीसी और इथेरियम जो है वो स्टिल स्ट्रगल कर रहे हैं और अभी भी उनमें कोई रिवर्सल्स के साइन नहीं नज़र आए। सो ये क्या हुआ अचानक ऐसा?
कौन सी ऐसी वेल आ गई जिसको बर्दाश्त ही नहीं हो रहा? फराज भाई, इसमें दो मेन फैक्टर्स आ रहे हैं क्योंकि हमारे पास दो तरह की बड़ी वेल्स होती हैं। एक तो नॉर्मल जो वेल्स होते हैं, जो रिटेलर्स होते हैं, जिनके पास काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी होती है, और सेकेंडली जो हमारे पास इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनकी भी बाइंग। जिस तरह से हमने लास्ट कुछ जो हमारे सेशंस थे उसके अंदर भी डिस्कशन की थी कि 68 और $58,000 की एवरेज बाइंग है ब्लैक रॉक की, उनके ETFs की। तो अगर लेट्स से 126 या 120 पे प्रॉफिट टेकिंग अपनी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि नियरली वो 2x अपने पैसे को कर चुके हैं, तो वो एक सेंस भी बनती है। इसके अलावा माइक्रो स्ट्रेटजी जो है, उनकी एवरेज बाइंग तकरीबन 78,000 तक है। तो वो भी अगर पैसा डबल कर चुके हैं तो प्रॉफिट टेकिंग वहाँ से भी हो सकती है। मेनली जो देखा जा रहा है कि जो ओजी वेल्स हैं, जिनके पास क्वांटिटी एनीवेयर मोर देन 5,000 या 10,000 BTC है, उनकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आ रहा है। तो उसके लिए अभी जैसे मैं ट्रैकर पे देख रहा था, और अभी मोस्ट रिसेंटली आज की डेट में भी अभी पिछले 15-20 मिनट के अंदर अभी हमारे इस लाइफ के दौरान भी मैं ट्रैकिंग बैकएंड पे कर रहा था, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि अभी भी जो ब्लैक रॉक है वो काफ़ी मूवमेंट कर रहा है बैकएंड पे। और जब मैं ट्रांजैक्शंस को ट्रैक किया तो उसके अंदर मेरे पास जो इनकी ट्रांजैक्शंस आई हैं करंटली, उसमें 300 करके काफ़ी ज़्यादा अमाउंट जो ब्लैक रॉक है वो ट्रांसफ़र कर रहा है कॉइनबेस प्रीमियम पे। यानी कि जब कॉइनबेस प्रीमियम पे वो डिपॉज़िट कर रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली वो एक सेलिंग प्रेशर जो है मार्केट में क्रिएट करेगा। और जब हम कॉइनबेस का जो प्रीमियम इंडेक्स है उसको भी देखते हैं तो यहाँ पे भी हमें रेड लाइन्स काफ़ी ज़्यादा दिख रही हैं, कि कांस्टेंट एक सेल प्रेशर हमें देखने को यहाँ पे भी मिल रहा है। फर्दर जैसे फ़ियर इंडेक्स की हम बात करें, ग्रीड एंड फ़ियर इंडेक्स, तो वो हमारे पास काफ़ी ऑब्वियसली फ़ियर फ़ेज़ के अंदर दाखिल हो चुका है, 14 पे है। और यहाँ पे हिस्टोरिकली अगर हम देखते हैं तो नियरली 22% पे बाउंसेस आए हैं हमारे पास। ये कोविड का क्रैश था जो कि 12% पे आया था, करंटली 14 पे जैसे चल रहा है, और करंटली हमारे पास जो है वो 14 पे है ऑब्वियसली। तो मे बी बाउंस आप हमारी हेल्प करिएगा टेक्निकली जब हम उस पे जाएँगे, बट एक्सट्रीम फ़ियर है मार्केट के अंदर, और ये हमें चीज़ दिखती भी है। RSIs की अगर हम बात करते हैं तो वो भी ओवरसोल्ड एरिया की तरफ जाना शुरू हो गई हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब इस ज़ोन के अंदर 50 से नीचे आती है तो यहाँ पे फिर एक एक्सट्रीम फ़ियर और एक्सट्रीम ओवरसोल्ड सॉर्ट ऑफ सिचुएशन बनना शुरू होती है। अ, अगर हम बात करें फर्दर ETFs की, उन ट्रैकिंग्स के अलावा जो अभी हमने वहाँ पे देखी हैं, तो करंटली $64 बिलियन के बिटकॉइन होल्ड कर रहे हैं ब्लैक रॉक। और लेकिन अगर हम लास्ट 10 दिनों की इनकी होल्डिंग्स को देखते हैं तो एक काफ़ी मेजर चंक हमें नज़र आता है कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ऑफलोडिंग की है। तो टोटल नियरली 1000 BTC इन्होंने ऑफलोड किए हैं इस पूरे टाइम के अंदर, पिछले जो 10 दिन हमारे पास गुज़रे हैं। ऑब्वियसली इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग काफ़ी उनकी तरफ से चल रही है। सिमिलरली अगर हम इथेरियम को क्विकली चेक करते हैं तो इथेरियम में भी ब्लैक रॉक ने काफ़ी प्रॉफिट टेकिंग की है। $10 बिलियन के करंटली इनके पास रिज़र्व हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे इनका वीकली सिनेरियो देखते हैं तो यहाँ पे अच्छी खासी हमें प्रॉफिट टेकिंग नज़र आती है इथेरियम की ETF पे भी। करंटली स्टिल $10 बिलियन की इथेरियम को होल्ड कर रहा है ब्लैक रॉक, और नियरली $64 बिलियन के बिटकॉइन को होल्ड करता है। माइक्रो स्ट्रैटेजी MSTR जो कि हेज सॉर्ट ऑफ यूज़ कर रहे हैं बिटकॉइन को अपनी कंपनी के लिए, उनकी एवरेज बाइंग जो है वो $74,000 BTC की है। और करंटली जो उनकी नेट एसेट वैल्यू है जो कि बिटकॉइन के साथ 1:1 के अंदर हम देखेंगे तो 0.95 है, जो कि 1 से नीचे गिर चुकी है। तो इस सिचुएशन के अंदर MSTR के अंदर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसको थोड़ा-सा बेनिफिट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू BTC। लेकिन यूजुअली ये NAVs जो स्कोर है वो 1 या 1 से ऊपर रह रहा होता है नॉर्मल सिचुएशंस के अंदर। तो ये फंडामेंटली फ़राज़ भाई जो ऑन चेन डाटा के अंदर कुछ मूवमेंट्स अभी करंटली भी जैसे हो रही हैं, तो इसमें आप हमारी हेल्प कर दें ज़रा टेक्निकली दोनों चार्ट्स के ऊपर। सही है। अच्छा, BTC के चार्ट को देखें तो इसने लास्ट वीक ये सपोर्ट तोड़ दी जो ट्रेंड लाइन की थी। मैं हाईलाइट कर चुका था कि ये मोस्ट लाइकली ब्रेक हो जाएगी और फिर हम आए करेंगे कि नीचे 88-89,000 को जाके टेस्ट करे। वो भी सपोर्ट से बाउंस तो किया इसने, डेड कैट बाउंस था, एंड अगेन अभी तक ये स्टिल स्ट्रगल करता हुआ नज़र आ रहा है। और अच्छे कुछ रिवर्सल्स भी कोई साइन नहीं है। जो सबसे इम्पोर्टेंट रिवर्सल साइन होगा आपके लिए डाइवर्जेंस का होना चाहिए, बुलिश डाइवर्जेंस। अभी तो पहली वेव बन रही है, यहाँ से कोई डेड कैट बाउंस आता है, उसके बाद दोबारा ये लो ड्रॉप होगा, फिर जाके इसके ऊपर डाइवर्जेंस आएगी। रिमेंबर वन थिंग, डाइवर्जेंस आने के बाद भी ये पर्टिकुलरली उससे पहले कहीं पे कंसोलिडेट हो। जैसे ये लास्ट टाइम हमने देखा था जब ये अप्रैल में ड्रॉप हुआ था, उससे पहले 4th पॉइंट के ऊपर, ये भी मैं समझाता हूँ ये पॉइंट्स क्या मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए, कुछ अर्सा कंसोलिडेट हुआ, यानी कि 1-2 हफ्ते का डेड कैट बाउंस था और उसके बाद दोबारा ड्रॉप होके एक नया लोअर लो लगाया।
यहाँ पे कोई भी रिवर्सल आता है, आई डोंट थिंक सो वी शेप रिकवरी होगी, कंसोलिडेट होना चाहिए क्योंकि जितनी बड़ी ऊपर से सेलिंग आई है यहाँ कहीं रुक के एक्यूमुलेट होना चाहिए, वो भी तकरीबन 2 हफ्ते 3 हफ्ते, उसके बाद एक लोअर लो बनेगा, फिर बाउंस इसके ऊपर आएगा। जो इसका पिछला पैटर्न हमने देखा जनवरी में कि ये इसकी जो सपोर्ट थी जिसको मैंने 1 पॉइंट से हाईलाइट किया हुआ है, ये ब्रेक होने में उसने टाइम लिया और जब ब्रेक हुई तो ये थर्ड और फोर्थ पॉइंट आपके बड़े क्लोज थे और फिर फिफ्थ के ऊपर जाके यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस आई थी, जिसके ऊपर हमने एग्जैक्ट लो यहाँ पे पकड़ा था अप्रैल में और उसके बाद हम इसको राइड करते हुए आ रहे थे। राइट नाउ अब इसी तरीके के पैटर्न्स बने थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड सिमिलरली वैसे ही बन रहा है, लेकिन जो फोर्थ है वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गई। इसका ये मतलब है कि फिफ्थ के लिए थोड़ी बड़ी कंसोलिडेशन आपको चाहिए नया लो बनाने के लिए। एक चीज़ अच्छी यहाँ पे ये है, ये जहाँ कहीं भी होल्ड करता है रुकता है, आपकी बड़े स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है कि बुलिश डाइवर्जेंस आपकी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाए। द कंडीशन इज़ यहाँ पे ये कुछ अर्सा ट्रेड करे, इसका ये मतलब है कि कम से कम 2 हफ्ते 3 हफ्ते, सो दिसंबर में कहीं जाके नया लो बनेगा और उसके बाद फिर हम इस पे रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो ओवरऑल मेरे ख़्याल में इस पे अभी इंतज़ार ही करना चाहिए और देखें कहाँ जाके ये रुक के बाउंस करता है, दोबारा सपोर्ट डिफ़ाइन करेगा तो वहाँ बाय करना चाहिए, अभी फॉल करने दें इसको। सो मेरे ख़्याल में मार्केट का एक्शन और आपका रिएक्शन, अगर आप पहले से प्रीएम्प्ट करेंगे कि ये लो है और कहीं ना कहीं आप लोग ज़रूर मार खा लेंगे, अगर आप लोग स्पॉट पे नहीं फ्यूचर्स में कर रहे हो तो फिर तो काम और ख़राब हो जाएगा। सो मेरे ख्याल में एहतियात करनी चाहिए, फ़िलहाल इस फोर्थ पॉइंट को डिफ़ाइन होने दें, बाउंस आएगा, कंसोलिडेट होगा, डेड कैट बाउंस होगा, वो कंसोलिडेशन के बाद आपकी फिफ्थ वेव बनेगी जो नया लोअर लो बुलिश डाइवर्जेंस को हम आए करेंगे और उसके बाद फिर रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये सारे प्रोसेस को मेरे ख्याल में भी 2-3 हफ्ते हैं, तो इंतज़ार करना चाहिए। फ़िलहाल अगेन खुश इस बात पे होना चाहिए कि आपको डिस्काउंटेड लेवल्स पे चीज़ें मिल जाएंगी, उसकी तैयारी करें, पैसे जमा करें ताकि उसके ऊपर इन्वेस्ट कर सकें। इथीरियम की बात करें, इथीरियम हम काफ़ी टाइम से हाईलाइट करते हुए आ रहे हैं कि भाई काम ख़राब है और यहाँ पे भी बोला हुआ था कि जब ये 3032 पे था कि 3550 और $3600 के करीब जो है एग्ज़िट लेना चाहिए, ऑफलोड करते हैं, उसके बाद से फ्री फॉल ड्रॉप होता हुआ नज़र आ रहा है। और ये जो हेड एंड शोल्डर की प्रोजेक्शंस आ रही थी ये 2000 और 1800 के करीब की हैं। ये भी पहले हाईलाइट कर दिया था कि भाई 61 सेशंस के बाद ये रैली करता है, लेकिन इस दफ़ा इसने अपना कैरेक्टर चेंज कर दिया जो अच्छा साइन नहीं है। और हेड एंड शोल्डर्स की जो प्रोजेक्शंस हैं उससे भी ज़्यादा नीचे जाके ये फॉल करता है जब इसमें सेलिंग आती है। सो प्रोजेक्शंस के बाद भी ये नीचे जा सकता है, लेकिन आइडियली यहाँ इस सपोर्ट जोन के ऊपर अगर आप मिल जाए 2018, सो मेरे ख्याल में बहुत ही कोई ज़बरदस्त वैल्यू बाइंग हो सकती है, जो फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आगे ये 5000 और फिर 7000 को भी जाके टेस्ट करे अगले साल या उसके बाद। सो इंतज़ार करना चाहिए कि नीचे फ्री फॉल आए इस सपोर्ट ज़ोन पे और फिर वहाँ पे जाके इसको अच्छी बाइंग करें और फिर एक्सपेक्ट करें कि ये बाद में जाके रैली करेगा। सो ओवरऑल टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर तो सलमान ये था, बाकी इस हफ्ते आप क्या फंडामेंटल स्क्रिप्ट्स को डिस्कस करेंगे? जी फराज भाई, फंडामेंटल स्क्रिप्ट्स हमारे पास 2 हैं और इनको शेयर करने का ये मकसद है कि स्ट्रेट अवे हमने जंप इन नहीं कर जाना इनकी बाइंग के लिए। मार्केट जब, जैसे फराज भाई आप बता रहे हैं कि जब सेटल होगी तो तब हम इनको अभी हम इनको वॉच लिस्ट पे रख लेते हैं। तो जब मार्केट थोड़ा सा सेटल डाउन होगी और रैलीज की तरफ हमें जाती दिख रही होगी तब हम इनको थोड़ी सी प्रेफरेंस दे सकेंगे। तो सबसे पहले BGB कॉइन है, ये बिटकेट जो एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज है जैसे बाइनेंस है, बायबिट है, इस तरह से बिटकेट है, उनका नेटिव टोकन है। और इसके अलावा ये गैस और गवर्नेंस के लिए भी यूज़ होता है। ये मॉफ चेन के ऊपर है। प्रीवियसली ये इथेरियम के ऊपर इनका कॉइन लॉन्च हुआ था, उसके ऊपर बना था, उसके ऊपर इनका पूरा इकोसिस्टम डेवलप हुआ था। तो मोस्ट रिसेंटली इन्होंने अपग्रेड या मतलब डिफरेंट किया है, इथेरियम से ये मॉफ की तरफ गए हैं। इसके अलावा डिफरेंट एक्सचेंजेस इनकी हैं, वॉलेट्स हैं जिस पे ये काम करते हैं, वहाँ से इनकी रेवेन्यू जनरेशन भी आती है। ये आपको अगेन ये कॉइन जो है BGB ये आपको बिटकेट पे मिल जाएगा और MEXC और बाकी काफ़ी सारी डेक्सीज पे भी मिल जाएगा। टीम की अगर हम बात करते हैं तो ग्रेसी और उगर इनके CEO COO हैं। इनकी प्रोफाइल चेक की हुई है, कोई उसमें इश्यूज़ नहीं है सच। सब लेजिट हैं लोग उस सेंस में। कोड सिक्योरिटी की बात करते हैं तो सिंगल A रेटिंग है। वो इसलिए आती है क्योंकि एक्सचेंजेस में थोड़ा-सा ये इश्यू आ जाता है कि उनके ऊपर प्रूफ ऑफ रिज़र्व जो उन्हें शो करवाने होते हैं, वो उनके प्रॉपर नहीं होते। यानी कि अगर अगर आप लेट्स से 1000 बिटकॉइन को बाय कर रहे हैं, तो बैक एंड पे उनके पास स्पॉट के अंदर 1000 बिटकॉइन होने ज़रूरी होते हैं। इसको प्रूफ ऑफ रिज़र्व कहते हैं। लेकिन अगर किसी एक्सचेंज के पास वो नहीं है,
तो अगेन वो फिर एक सॉर्ट ऑफ जो उनकी कोड है या जो सिक्योरिटी है उसके अंदर कुछ हम कह सकते हैं कि फ्लॉज हैं। इसके अलावा कम्युनिटी और डेवलपमेंट मैट्रिक्स अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे अगर आपको मेजर चंक जो है इनका एशिया पैसिफिक में दिखेगा, और आपको अफ्रीका और जो यूरोपियन की जो वेस्टर्न साइड है वहाँ पे आपको वेस्ट यूरोप में थोड़ा सा देखने को मिलेगा। लेकिन साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में ये आपको इतनी एक्टिविटी नहीं दिखती, क्योंकि वहाँ पे ये एक्सचेंज जो है वो ऑपरेट नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे आपको वो क्लियरली शो हो रहा है कि वहाँ पे एक्टिविटी एज़ सच नहीं है, वो इस वजह से। लेकिन वेस्टर्न यूरोप में या अफ्रीकन कंट्रीज़ में या एशिया पैसिफिक में जो लोग इसको यूज़ करना चाहते हैं, वो इसको कर सकते हैं। ट्विटर की मॉनिटरिंग अगर हम देखते हैं तो 3 लाख के ऊपर इनके वहाँ पे फॉलोअर्स हैं, तो ठीक काम वहाँ पे चल रहा है। सच इसमें कुछ देखने को ज़्यादा डिटेल में नहीं होगा हमारे पास फ़िलहाल। फंडिंग की अगर हम बात करते हैं तो $10 मिलियन की फंडिंग ड्रैगन फ्लाई ने रेज़ की थी इनके लिए। तो करंटली जो इनकी मार्केट कैपिटल है इस टाइम पे $2.5 बिलियन का मार्केट कैपिटल है, और इनकी जो एफडीवी है, जो फुली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन जिसकी बेसिस पर ये मार्केट कैप है, वो हमारे पास $3.3 बिलियन का है। अब जो कि एक रीज़नेबल है एक एक्सचेंज के लिए। इकोसिस्टम की बात करें तो बहुत सारे डिफरेंट फीचर्स ये ऑफ़र करते हैं, जिसमें पीयर टू पीयर ट्रेडिंग आती है, जैसे नॉर्मल स्पॉट की ट्रेडिंग होती है, फ्यूचर्स की ट्रेडिंग होती है, मार्जिन ट्रेडिंग आती है। इनके लॉन्च पूल्स भी हैं, जो नए प्रोजेक्ट्स आने वालों को वहाँ पे वो लॉन्च हो रहे होते हैं। इसके अलावा बहुत सारी इनकी मार्जिन ट्रेडिंग, बाकी काफ़ी सारे फीचर्स जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, जो इनकी रेवेन्यू जनरेशन में इनका हेल्प करते हैं। टोकेनोमिक्स की अगर हम बात करते हैं तो नियरली 25% इनकी रिप्लेसमेंट के लिए यूज़ होते हैं। इन्वेस्टर्स जो हैं जिन्होंने $10 मिलियन इन्वेस्ट किया था, या बाकी जो डिफरेंट राउंड्स में इनके साथ आते हैं, उनके लिए जो इंश्योरेंस है वो 10% की है, और बाकी ये पूरा हम देख सकते हैं कि वैगन व्हील इनका किस तरह से इन्वेस्टर्स को बैक कर रहा है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास है वो टोकन अनलॉक्स की है, और नेक्स्ट टोकन अनलॉक्स जो इनके होने वाले हैं। अच्छी चीज़ ये है कि इनके ऑलमोस्ट 90% जो टोकन्स हैं वो अनलॉक्ड हैं, यानी कि मार्केट में आ चुके हैं, यानी कि सिर्फ 10% ही रह गए हैं जो कि लॉक्ड हैं। तो सेल प्रेशर फ्यूचर में टोकन्स की वजह से थोड़ा-सा इनके ऊपर कम होगा। तो नेक्स्ट जो टोकन अनलॉक्स हैं वो 20th ऑफ जनवरी 2026 में हैं। नियरली 65 डेज़ अवे है, और वो थोड़े से बड़े अनलॉक्स हैं। 140 मिलियन बीजीबी कॉइन्स के हैं, जो कि आज की प्राइस में नियरली $470 मिलियन की अमाउंट वो बनती है। रेवेन्यू जनरेशन अगर हम देखते हैं तो अगेन क्योंकि सेंट्रलाइज़ एक्सचेंज है, तो इनका रेवेन्यू जनरेट कैसे होगा कि लोग वहाँ पे कॉइन्स को स्पॉट पे बाय करेंगे, सेल करेंगे, फ्यूचर्स में बाय करेंगे, सेल करेंगे, तो उससे इनका रेवेन्यू जनरेट होगा। तो जितने ज़्यादा एक्टिव ट्रेडर्स होंगे, 146,000 हैं इस महीने में, और इसके अलावा लेकिन अगर मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा-सा डाउन होता है तो ऑब्वियसली रेवेन्यूज़ इनके काफ़ी ज़्यादा नीचे आ जाते हैं। तो हम ये देख भी सकते हैं कि ग्रेजुअली एक डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा है इनके वॉल्यूम के अंदर भी जो ये जनरेट कर रहे हैं। रिटर्न मैट्रिक्स के अगर हम देखते हैं तो 2023 में बेहतर रहा, 2024 में भी काफ़ी ज़्यादा हमें क्वार्टरली गेन्स इनके देखने को मिले, लेकिन 2025 के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट स्ट्रगल कर रहा है, और करंटली Q4 जो कि अभी चल रहा है, अगेन जैसे बाकी मार्केट डाउन है तो ये भी वहाँ पे डाउन है। जी फराज भाई, कुछ लेवल्स में आप हेल्प कर सकते हैं बीजीबी की? जी बिल्कुल। मेरा चार्ट शो हो रहा है यहाँ पे? जी बिल्कुल। अच्छा, ये बीजीबी ने बहुत स्ट्रॉन्ग रैली दिखाई थी इस साल अक्टूबर में, पिछले साल अक्टूबर में जो ये परफॉर्म किया $1 से बढ़ता हुआ तकरीबन $8.5 के करीब चला गया था। उसके बाद से ये स्ट्रगल ही करता हुआ नज़र आ रहा है। लोअर हाई बनाने के बाद साइडवेज रहा बहुत अरसे, जो एक कंसोलिडेशन कंसीडर की जाती है 2025 में। ये बहुत अच्छी रेंज के अंदर जमा होता रहा, $4 से लेके $6 के दरमियान। सो बहुत बड़ी ये एक्यूमुलेशन थी। अनफॉर्चुनेटली जो आपका अभी बेयर मार्केट चल रही है, ये सपोर्ट लेवल्स इसने ब्रेक किए, और उसके बाद यहाँ से इसने ये बेयरिश ट्रेंड को कंटिन्यू करना शुरू कर दिया। ये एक अच्छा साइन नहीं है। फ़िलहाल कोई रिवर्सल्स के साइंस इसके ऊपर नहीं नज़र आ रहे। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर ये थोड़ा-सा कहीं पे इस सपोर्ट को ब्रेक कर देता है 3.3 को, या 3.1 तक सस्टेन करता है, तो डेली के ऊपर इसकी बुलिश डाइवर्जेंस बन जाएगी, और जब ये बुलिश डाइवर्जेंस बनेगी तो फिर 4.12 जो बहुत दूर इसका लोअर हाई है, वहाँ जाके जब ये सस्टेन करके ब्रेकआउट देगा तो फिर ये रिवर्सल दिखाएगा। फ़िलहाल मेरे ख़्याल में कोई इस पे बाइंग सिनेरियो ऐसा अभी नहीं है, इंतज़ार ही करना चाहिए, और फिर आए करें कि अगर ये फर्दर ड्रॉप करता है, यानी कि जो ये सपोर्ट 3.3 की इसने बनाई है, इसको भी ब्रेक कर देता है, तो फिर हम आए कर सकते हैं 0.786 की फिबोनाची की रिट्रेसमेंट। यहाँ पे गैप्स भी बने हुए थे, तो 2.5 या 2.495 आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए। जो सलमान आपको बता रहे होते हैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ या ये स्क्रिप्ट्स कॉइन्स,
इनके ऊपर आप वॉच लिस्ट में इनको रखा जा सकता है और इन लेवल्स को मार्क कर लें कि 2.5 पर जब आए तो अलर्ट लग जाए, तो फिर वहाँ पे जाके वैल्यू बाइंग कर सकते हैं। सो फिलहाल मेरे ख्याल में वेट एंड वॉच वाला सिनेरियो, एंड देन आए फॉर 2.5 के ऊपर कहीं वैल्यू बाइंग पे अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। फिलहाल मेरे ख्याल में थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए। जी सलमान। जी, नेक्स्ट फराज भाई हमारे पास आर्बिट्रम है और ये हमारे पास इथेरियम का लेयर 2 का स्केलिंग सॉल्यूशन है, यानी कि इथेरियम की लेयर को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि इथेरियम पे ट्रांजैक्शन पर सेकंड टीपीएस थोड़े से कम होते हैं और एक्सपेंसिव भी है, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए आर्बिट्रम हमारे पास आती है। तो ऑफ चेन लैब्स एक अच्छा कंपनी है जिन्होंने इसको लॉन्च किया है। बहुत ज़्यादा इनके ज़बरदस्त डेवलपर्स हैं और ये सिक्योरिटी जो लेता है वो इथेरियम के नेटवर्क से लेता है, क्योंकि अगेन उसका स्केलेबिलिटी को बढ़ा रहा होता है। टीम के अंदर आते हैं तो इनकी टीम में काफ़ी साउंड लोग हैं, इनकी लिंक्डइन प्रोफाइल्स मैंने चेक की हैं, टेक के बैकग्राउंड से भी आते हैं। कोड की सिक्योरिटी की बात करते हैं तो 95 इनकी रेटिंग है, ट्रिपल ए, और ब्लॉकचेन की होनी भी चाहिए क्योंकि उसके ऊपर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स ने बिल्डअप होना होता है। तो अगर ब्लॉकचेन ही इतनी सिक्योर नहीं होगी तो उसके ऊपर जो आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं वो किस तरह से बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे, सिक्योरिटी वाइज की बात कर रहा हूँ, तो वो एक अच्छी आती है। गिटहब की एक्टिविटी इनकी बहुत ज़बरदस्त है। मतलब पूरे, अगर हम पूरे ईयरली ग्राफ इनका देख रहे हैं तो एक्टिविटी बहुत ज़बरदस्त है, जो कि अगेन ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट की एक रिक्वायरमेंट होती है। अ, इसकी अगर हम ज्योग्राफी देखते हैं कि कहाँ-कहाँ ज़्यादा यूज़ हो रही है, कहाँ-कहाँ के डेवलपर्स इनको यूज़ कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट पूरी दुनिया के अंदर डेवलपर्स इनकी ब्लॉकचेन को यूज़ कर रहे हैं। फंडिंग्स की अगर हम बात करते हैं तो फंडिंग्स 2021 में रेज़ की गई थी, जिसमें पेंटेरा कैपिटल आते हैं जो एक बहुत बड़ा मार्केट के अंदर नाम है, टियर 1 की हमारे पास मार्केट मेकर्स या इन्वेस्टमेंट फंड है। इस तरह पॉलीचिन कैपिटल भी उसके अंदर आता है। एलामीडा रिसर्च बहुत ज़बरदस्त कंपनी है जो कि रिसर्च करती है और फिर फंडिंग प्रोवाइड करती है। तो नियरली $120 मिलियन उस राउंड में आए और उसके बाद फिर 20 उससे पहले 2019 में $3.7 मिलियन आए। तो ऑल टुगेदर $123 मिलियन रेज़ हुए। आज की डेट में इनका मार्केट कैपिटल $1.2 बिलियन है और जो एफडीवी इनकी जिसकी बेसिस पर है वो है $2.3 बिलियन की। अनलॉक्स की अगर हम बात करते हैं तो 16th ऑफ दिसंबर को इनके अनलॉक्स आने वाले हैं 96 मिलियन कॉइन्स के, जिसमें से जिसकी आज की डेट में प्राइस $21 मिलियन की बनती है। तो हमें एक सॉर्ट ऑफ सेल प्रेशर भी देखने को इन डेट्स में मिल सकता है, तो ये डेट मार्क करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अनलॉक्स की जहाँ पे बात करें तो अभी तक अनलॉक्स जो हैं इनके 48% है, यानी कि हाफ सप्लाई इनकी लॉक्ड है और हाफ अनलॉक है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। आइडियल सिनेरियो में यही होता है कि आपके लॉक्स थोड़े से कम होने चाहिए, बट 50-50 इसका सीन चल रहा है। करंटली चेन की जो फ़ीस है हम देख रहे हैं कि रेवेन्यू जनरेशन कम से कम होती जा रही है इनकी, जो ग्रीन बार्स आपको यहाँ पे दिख रही हैं वो कम हो रही हैं। तो अ, इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स को ये ल्योर नहीं कर पा रहे हैं, अपने ऊपर बिल्डअप नहीं करवा पा रहे हैं। अगेन क्योंकि जब मार्केट आपकी रेड होती है तो नए प्रोजेक्ट्स भी आने से थोड़ा-सा घबरा रहे होते हैं या वेट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे इतनी जनरेशन हमारे पास नहीं आती। लेकिन जो टोटल वैल्यू लॉक्ड इन के ऊपर इनके डिसेंट्रलाइज़ सिस्टम के ऊपर हुई हुई है वो $2.8 बिलियन है, ये नहीं निकल सकती। और रिटर्न्स की अगर हम बात करते हैं तो 2023, 2024 और 2025 अभी वर्स्ट चल रहे हैं इनके लिए। क्वार्टर 1 के अंदर भी बहुत बुरे हालात हैं इनके। क्वार्टर 2 में थोड़ा-सा इन्होंने, लेकिन मतलब पीनट्स ही हैं, 5% का इंक्रीज़ क्वार्टर 3 में भी, क्वार्टर 4 में भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये जो ओवरऑल जो लेयर 2 की जो क्यों फंडामेंटली इनकी बेस अच्छी है, कोड अच्छा है, लेकिन अगेन क्योंकि प्रोजेक्ट्स नहीं बिल्डअप हो रहे, तो इसलिए प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। जी, फराज़ भाई आप कुछ इसमें हेल्प कर सकते हैं? सलमान, इस पे भी वही सूरत हाल है जो सारी दुनिया में क्रिप्टो के हालात चल रहे हैं, बेयरिश है और शदीद बेयरिश है। छोटे मोटे बाउंसेस आ सकते हैं, इसको कहीं रुकना चाहिए और रेंज में ट्रेड होना चाहिए, कंसोलिडेट हो, एंड देन फिर हम रिवर्सल कह सकते हैं कि आएगा। फ़िलहाल नो साइंस ऑफ रिवर्सल राइट नाउ, इंतज़ार ही करना चाहिए और बेयरिश ही चलता हुआ आ रहा है। यहाँ छोटे मोटे बाउंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऊपर जाए, 0.2122 को जाके टेस्ट कर ले, और जब तक ये 0.2250 से ऊपर नहीं सस्टेन करके क्लोज़ करेगा, सो इसके हालात बुरे ही लग रहे हैं। सो अभी कोई डाइवर्जेंस भी नहीं है किसी टाइम फ्रेम के ऊपर, जो एक बनी थी वो भी ख़त्म हो गई है। तो इंतज़ार करें इस केस में भी, और जब ये रिवर्सल्स आएँ तो फिर जाके इस पे वो करें। 0.2250 का इंपॉर्टेंट लेवल है, अलर्ट लगा लें इसके ऊपर। सो ये जब ब्रेकआउट दे और मार्केट, बाकी सारी मार्केट्स बेहतर हों, तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये भी बेहतर होता हुआ नज़र आएगा। सो ये है। इसके अलावा कोई और सलमान आपने डिस्कस करना है? जी, लास्टली फराज़ भाई ट्रेड आइडिया के लिए आपकी हेल्प चाहिए थी। TNSR USDT अगर आप देखेंगे, उस पे अगर हम अपनी जी ऑडियंस को भी ट्रेड करने दे सकें। बिल्कुल, ये बहुत बेहतरीन तरीके से कंसोलिडेट। अब ये देखें, जो मैं बार-बार बात कर रहा हूँ ना, आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ,
हमें कोई ऐसी कंसोलिडेशन चाहिए, एक्यूमुलेशन बॉक्स चाहिए, उसके बाद फिर ये जब लोअर हाइज़ या बॉक्स ब्रेक होते हैं तो फिर यहाँ से आपके पास ऐसी रैलीज़ बनती हुई नज़र आती हैं। फ़िलहाल जो भी अभी तक हमने डिस्कस किया या देखा वो सारे बेयर उसमें चल रहे थे, एक्यूमुलेशन बॉक्स थी नहीं उनकी, तो अभी हम उसके ऊपर इतने बड़े रिवर्सल्स नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। TNSR में हमने देखा है कि 0.03 से 0.36 चला गया, बहुत बड़ी गेन्स और विद इन नो टाइम उसके बाद ये रिट्रेस होके गोल्डन पॉकेट से बाउंस कर रहा था। मेरे ख़्याल में जो लोग इसमें बाइंग करना चाहते हैं, सिंपल उनका स्टॉप लॉस 0.17 का होगा, वैल्यू बाइंग 0.21 पे करें, छोटा सा एसएल होगा आपका, सो आई करेंगे 0.30 एंड देन दोबारा 0.35 को या 36 को हम आई कर सकते हैं। और इन केस 0.17 भी ब्रेक कर जाता है तो फिर हम ये हाइज़ जो डिफ़ाइन करेगा यहाँ पे लोअर हाई, उसका एसएल रख के इसको शॉर्ट की साइड भी जा सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि 0.1705 का जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर नज़र रखना चाहिए। इससे ऊपर ट्रेड करता रहा बुलिश हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इससे नीचे कहीं ब्रेक हुआ तो फिर हम आए करेंगे कि दोबारा ये 0.0950 को जाके टेस्ट कर जाए। सो ओवरऑल ये है, मेरे ख्याल में काफ़ी लंबा हमारा आज का एपिसोड हो चुका है। हमने बहुत राज भाई, बस थोड़ा सा इसमें लोगों बस थोड़ा सा मेरे ख्याल ऐड ये कर दें कि लोग इसको होल्ड करके बैठ ही ना जाएं। मतलब ये ट्रेड आइडिया तो इसका मतलब है कि 1 आवर की बेसिस पे है, तो निकल जाएं जब उनको लगे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, वो स्टॉप लॉस तो बता रहे हैं ना हम साथ में, और दोनों सिनेरियोज बता दिए और एक इम्पॉर्टेंट लेवल बता दिया कि की बैरोमीटर है वो उससे ऊपर सस्टेन करता रहा, ठीक है, नीचे आ गया तो फिर एग्जिट कर जाना चाहिए। सो ये हालात है सारे। मेरे ख्याल में हमने बहुत डिटेल से आज डिस्कस कर लिया, बाहर के हालात भी, अपनी स्टॉक मार्केट को भी, और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हमारी स्टॉक मार्केट जो है वो बेहतर परफॉर्म कर रही है। और बहुत से लोग ये कहते हैं कि यार क्रिप्टो में बहुत अच्छे पैसे हैं, तो वो ख़त्म भी उसी तरीके से होते हैं। तो पाकिस्तान की जो आपकी रेगुलेटेड मार्केट है, जो स्टॉक्स हैं, वो अभी ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। जो लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं और गलत तरीक़ों से हैं, ज़ाहिर है लीगल तो है नहीं पाकिस्तान में, तो कहीं ना कहीं जाके आप परेशान हो रहे होंगे। सो उन पाकिस्तान की उन अच्छी कंपनीज़ में आएँ जो बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर रही हैं। सो अगर आप BTC और KSE 100 को भी कंपेयर करेंगे तो KSE 100 जो है वो इस टाइम बीट करता हुआ आ रहा है सब चीज़ों को। सो पाकिस्तान की मार्केट अभी फ़िलहाल बहुत अच्छी चल रही है। जी अमार। परफेक्ट हो गया। ऑलरेडी आपने वैसे ही समराइज कर दिया, तो सारी मार्केट्स को हमने देख लिया। पाकिस्तान मार्केट सस्टेनिंग, ग्लोबल मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर है। अब देखते हैं कि वो दिसंबर कट्स होते हैं कि नहीं। अगर इंटरेस्ट रेट कट हो गया तो मार्केट ऊपर चली जाएगी, अगर नहीं अभी भी कट होता और आपके ऊपर प्रेशर रहता है, मतलब इंटरेस्ट रेट की हाइक की बातें मेंटेन करने की बातें होंगी, तब भी थोड़ी सी मार्केट में प्रेशर रहेगा। चलें, नेक्स्ट वीक मिलते हैं। मेरी तरफ से, सलमान की तरफ से, फराज की तरफ से, सलमान की तरफ से अल्लाह हाफिज़। सी यू गाइस नेक्स्ट वीक। सरमाया.com, जहां हर फैसला बने सरमाया।